हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? ठीक हो? तो आज हम लोग पहुंच गए हैं लेक्चर नंबर 2 स्ट्रेट लाइन का। ठीक है। उससे पहले जो बच्चा डायरेक्ट लेक्चर नंबर 2 के अंदर है उसमें उससे रिक्वेस्ट है कि पहले बेटा लेक्चर नंबर 1 जरूर देख लेना। बेसिक ही चल रहा है अभी, है ना। जब तक 3-4 लेक्चर हो जाएगा हम लोग अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटर्स कर लेंगे, सरकम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रोइड वगैरह। तब जेई के क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे। तो अभी तो 2-3 लेक्चर बेसिक मैथ ही चलना है, ठीक है, राइट है। तो आप लोग जो भी बच्चा है लेक्चर 1 जरूर देख लेना यूट्यूब के ऊपर। खैर, अब आगे चले। आज लेक्चर 2 अपन स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें क्या पढ़ने वाले हैं उससे पहले, जो इस बच्चे ने अभी तक हमारा एपेक्स मैथ जेई ऐप इंस्टॉल नहीं किया है, वो गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप अपना एपेक्स में जेई ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, एक अपना मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी जनरेट होगा, उस ओटीपी को एंट्री करोगे तो आप रेस्पेक्टिव कोर्स में पहुंच जाओगे, जो भी आपका कोर्स है 10th 11th 12th और टारगेट बैच के लिए, इंक्लूडिंग जेई और स्पेशली फॉर बोर्ड, राइट। अब आगे चले। देखो, अभी तक इस चैप्टर के अंदर बहुत लेंदी चैप्टर है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन ध्यान से सुनो। हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर ये 2 टॉपिक कर लिया था बेटा, ठीक ना। तो आज हम लोग करने वाले हैं सेक्शन फॉर्मूला, इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन, कोऑर्डिनेट ऑफ डिफरेंट सेंटर्स। ये अपन कल करेंगे, है ना, अगले टॉपिक में। तो आज हम लोग सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन और ज्योमेट्रिकल फिगर खास करके आज हम लोग ये 2 टॉपिक करने वाले हैं, राइट। तो देखो, इसके अंदर थोड़ा सा कितने सारे टॉपिक हैं जो हमारे को 1 बाय 1 सारे टॉपिक कंप्लीट करते हुए आगे चलना है। तो मैं हर दिन बोल रहा हूँ लेक्चर के दौरान की आप सबसे पहले एक शॉर्ट नोट्स की कॉपी जरूर बना लो। बाद में ऐसा ना हो कि एक मोटी सी कॉपी बन जाए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की और सारी चीजें ना मिसमैनेज हो जाए। आप अभी से ही पर डे के लेक्चर के हिसाब से एक शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए, ताकि जो भी शॉर्ट नोट्स आप बार बार रिवीजन करोगे ना तो छोटे छोटे फॉर्मूले आपके दिमाग में बैठ जाएंगे बेटा। अगर वो बैठ गए तो फिर कोऑर्डिनेट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। अगर आपके छोटे छोटे कंसेप्ट, थ्योरम, इंक्लूडिंग सम फॉर्मूला, ट्रिक, ये सब सारे अगर दिमाग में है तो फिर इजी हो गया काम हमारा, है ना। तो अभी से ही शॉर्ट नोट्स के साथ चलो, एक साथ सारे बर्डन लेके बैकलॉग रेडी करके फिर उसको क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। चलो, तो अब टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है सबसे पहले ज्योमेट्रिकल फिगर। अब देखो, ज्योमेट्रिकल फिगर में कौन कौन से फिगर हमारे को पढ़ना है। पहला तो स्केलन ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर, और एक क्वाड्रिलेटरल, 2 फिगर की स्टडी हमारे को करना है। ट्रायंगल में स्केलन ट्रायंगल, आइसोसेलस, इक्विलेटरल, राइट एंगल आइसोसेलस, एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल। वैसे ही क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमारे को करना है स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, काइट एंड ट्रेपेजियम। स्क्वायर, रोम्बस और एक पैरेललोग्राम भी, है ना। एक पैरेललोग्राम छूट गया है, एक पैरेललोग्राम भी अपन करेंगे, राइट। तो ये सारे एक एक करके पढ़ते हैं अब। बिल्कुल बेसिक है, स्टार्टिंग से सुनते चलो। पहला है ट्रायंगल में स्केलन ट्रायंगल। तो स्केलन ट्रायंगल क्या होता है बेटा? जैसे मान लो एक ट्रायंगल है ए बी सी, सबको, बहुत सारे बच्चों को पता ही होगा। ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ए के अपोजिट साइड को लेंथ हमने बोला स्मॉल ए, राइट। सी के अपोजिट साइड के लेंथ को बोला स्मॉल सी। वैसे ही बी के वर्टेक्स बी के अपोजिट साइड के लेंथ को बोला स्मॉल बी। तो स्केलन ट्रायंगल के अंदर अगर तीनों साइड का लेंथ या तीनों एंगल आपस में इक्वल नहीं होंगे तो हम बोलते हैं कि यार ये स्केलन ट्रायंगल है, पहली चीज, है ना। मतलब तीनों एंगल डिफरेंट हो सर, एंड अगर एंगल डिफरेंट है तो साइड तो डिफरेंस होगा ही। ए नॉट इक्वल टू बी, बी नॉट इक्वल टू सी। इफ ऑल द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर नॉट सेम, है ना, ये इफ ऑल द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर नॉट इक्वल या नॉट सेम, देन दैट ट्रायंगल इज कॉल्ड स्केलन ट्रायंगल, राइट। ये याद रखना। आगे चलें अब। अगला है हमारा आइसोसेलस। सबको पता है, अगर दो एंगल, ध्यान से देखो, अगर दो एंगल सेम हो, जैसे एक ट्रायंगल लिया वापस से, ए बी सी, ए बी और सी, है ना। तो मान लीजिए ये ए है लेंथ, ये हमारा लेंथ बी लेंथ है और ये हमारा सी लेंथ है सपोज, है ना। तो आइसोसेलस में बेटा दो साइड का लेंथ ऑलवेज सेम होता है। दो साइड का लेंथ ऑलवेज सेम होता है। मान लो इफ एनी टू साइड, इफ एनी टू साइड, इफ एनी टू साइड, या इफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स of a triangle are equal, then that triangle is called isosceles, then that triangle is called
ये पता ही होगा सबको, बिल्कुल। ट्रायंगल इज कॉल्ड आइसोसेलस, यानी कोई भी दो ट्रायंगल ले लो, कोई भी दो साइड्स ले लो, है ना, उसके अगर इक्वल लेंथ का मिल गया कोई भी दो साइड, मान लीजिए इफ ए इक्वल टू बी है, मतलब अगर ये साइड और ये साइड सेम है, अगर ये साइड और ये साइड सेम है, तो ए के अपोजिट कौन सा एंगल है, ए के अपोजिट एंगल ए है, तो एंगल ए, और बी के अपोजिट कौन सा एंगल है, बी के अपोजिट एंगल बी है, तो ये दोनों एंगल भी सेम होंगे, है ना, दो एंगल एंड दो साइड, अगर दो साइड सेम है तो दो एंगल भी सेम होगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर दो साइड सेम हो या दो एंगल सेम हो, वैसे ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं आइसोसेलस ट्रायंगल। बोलो सही है? आगे चलें अब। अगला क्या है? अगला देखो क्या है बेटा, अगला है हमारा, छोटे छोटे टॉपिक है, पहले ये कंप्लीट करते चलते हैं। अगला देखो क्या है, अगला है इक्विलेटरल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सबको पता भी है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर जैसे एक ट्रायंगल है सर, ये वाला ABC, इसकी खास बात क्या है, ये लेंथ अगर A है तो ये लेंथ B है, B वर्टेक्स के अपोजिट है, तो ये लेंथ हमारा वर्टेक्स C के अपोजिट है। अगर तीनों लेंथ का साइड अगर सेम है, इफ द लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर सेम या इक्वल, देन दैट ट्रायंगल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरा, अगर तीनों एंगल सेम हो, अब ध्यान से सुनना, तीनों एंगल अगर सेम हो तो उस ट्रायंगल को अपन बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। लेकिन खैर, क्या तेरे को पता है ना, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू होता है बेटा 180। तो क्या तुम बोल सकते हो इसके हिसाब से कि 3 इंटू एंगल A इक्वल टू 180? क्यों सर? क्योंकि जितना एंगल A है उतना एंगल B है उतना एंगल C है, तो 3 इंटू एंगल A इक्वल टू 180, तो एंगल A इक्वल टू कितना हुआ बेटा? 60 डिग्री। बोलो सही है? यानी मैं बोल सकता हूँ इक्विलेटरल के अंदर तीनों एंगल किसके बराबर होंगे? 60 डिग्री के बराबर होंगे, राइट? है ना? ये छोटी छोटी बातें अपने को दिमाग में बैठाना है, फटाफट करते जा रहे हैं, इसी कारण ये सब आपको पता होगा, बस वन राउंड रिवीजन करवा रहा हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलोगे? वन एंगल इज 90 डिग्री। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये देखो एंगल 90 डिग्री है, राइट? ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये लेंथ कितना होगा बेटा? ये लेंथ मान लेते हैं A के अपोजिट है ना, तो A हो गया। ये हमारा लेंथ B के अपोजिट, तो इसको B बोल रहे हैं। बात समझ में आई? और ये लेंथ C के अपोजिट, तो इसको C बोल रहे हैं। अब ध्यान से सुनो, अगर ये B है, वर्टेक्स B है जिसका एंगल 90 डिग्री है, तो B के अपोजिट जो लेंथ B है ना, इसको अपन सब लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। बोलो समझ में आया नहीं आया? और अगर तुम इस एंगल को कंसिडर कर रहे हो थीटा, तो थीटा के जो अपोजिट है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। इस एंगल C के एलोंग ये परपेंडिकुलर है, तो ये बेस है। बात समझ में आई? अगर एंगल C कंसिडर कर रहे हो, अगर तुम एंगल C के रेफरेंस में देख रहे हो, तो AB हमारा परपेंडिकुलर है बेटा, और BC हमारा बेस है। और जो लॉन्गेस्ट साइड है, लॉन्गेस्ट साइड को अपन AC को क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। बात समझ में आई? लेकिन अगर तुम मान लो, अगर कोई बंदा यहाँ पे आके एंगल A के लॉन्ग देख रहा है ना, एंगल A के लॉन्ग, ये एंगल A के लॉन्ग, अगर तुम लोग एंगल A के लॉन्ग देख रहे हो, तो एंगल A के अपोजिट कौन है? BC। तो BC यहां पर परपेंडिकुलर है। बात समझ में आई? और AB यहां पर बेस है, और हाइपोटेन्यूज तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता ही है, तो ये एज इट इज हाइपोटेन्यूज है। पहली चीज। तीसरी चीज, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है? अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो एक एंगल तो 90 डिग्री होगा ही होगा। दूसरा, पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम क्या होता है कि AB का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर ऑलवेज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज होता है। अब 90 डिग्री देखो, इसको देख के बोल सकते हैं, दो बार B आया ना, यानी एंगल B जो है ना 90 डिग्री है, ये ध्यान रखना। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, राइट है? यहां तक समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आगे चलें। अगला देखो अगला क्या है? राइट एंगल आइसोसेलस। आइसोसेलस मतलब दो साइड सेम होने चाहिए, और राइट एंगल मतलब एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। आइसोसेलस मतलब दो साइड अगर सेम है तो दो एंगल भी सेम होगा। इस कंसेप्ट को सोचना एक बार कि सर लो 90 डिग्री है सर, और आप कहीं ना कहीं राइट एंगल भी ढूंढ रहे हो, आइसोसेलस भी ढूंढ रहे हो, तो ये तो लॉन्गेस्ट साइड है, मतलब ये साइड का लेंथ सेम है सर। तो अगर ये एंगल A है और ये B है और ये C है, तो ये तो सर 90 डिग्री है। तो अगर B के अपोजिट का लेंथ एंड C के अपोजिट का लेंथ सेम है, तो एंगल B इक्वल टू एंगल C होगा। और चूंकि एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री है, तो B इक्वल टू C इक्वल टू 45 होगा। बोलो सही है? क्योंकि इन दोनों का सम होना चाहिए 90 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल के पूरे ट्रायंगल का एंगल का सम 180 होना चाहिए। तो 90 प्लस एंगल C प्लस एंगल B
180, तो एंगल सी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 माइनस 90, 90 डिग्री। बोलो सही है यहाँ तक, है ना। तो राइट एंगल आइसोसेलेस में क्या होता है कि दो चीजें सेम होना चाहिए। पहला तो ये दो साइड सेम होना चाहिए, और दूसरा पाइथागोरस थ्योरम भी लगना चाहिए। पाइथागोरस बोले तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। बोलो सही है, बीसी का स्क्वायर। आया समझ में, नहीं आया? यहां तक सही है क्या? यहां तक सही है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज। अब आगे आगे चलते हैं। अगला देखो, ट्रेंगल में एक्यूट एंगल ट्रेंगल, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस, ध्यान से समझना। एक्यूट मतलब क्या होता है? इफ all the angle of a triangle, if all the angle of a triangle is less than 90 degree, is less than 90 degree, then triangle is called, then triangle is called acute, then triangle is called acute। अब ध्यान से देखो, अगर सारे ही एंगल लेस देन 90 डिग्री है, ध्यान से समझना, अगर सारे ही एंगल सर लेस देन 90 डिग्री है, हम तो एक्यूट एंगल बोल रहे हैं, तो सारे एंगल अगर लेस देन 90 डिग्री है, तो ये और ये तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटा है। बोलो सही है, ऑल द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल लेस देन 90 डिग्री। ठीक है सर। दूसरी चीज क्या है? एक चीज पता है तुम्हारे को, एंगल ए भी लेस देन 90 डिग्री है, मान लेते हैं, है ना। तो सारे ही हैं, एंगल ए तो 90 डिग्री से छोटा है मान लिया। क्या तेरे को पता है कि कॉस ए या कॉस बी कॉस सी क्या होता है? बताओ, कॉस ए क्या होगा? अगर ये लेंथ, ये वर्टेक्स बी है तो ये लेंथ बी होगा, पता ही होगा। अगर ये वर्टेक्स ए है तो ये वाला लेंथ ए होगा, और ये सी है तो ये वाला लेंथ सी होगा। तो कॉस ए का फॉर्मूला होता है बेटा, कॉस ए, ए एंगल किन दो साइड के साथ है? सी और ये वाला लेंथ। तो कॉस ए किसके साथ साथ है? एक सी वाला लेंथ वाला और एक बी वाला। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ये ध्यान रखना, है ना। जैसे अगर कोई पूछे कॉस बी बताओ, तो कॉस बी किसके दो साथ है? तो ए और सी के साथ है, तो इसका होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अपोजिट में कौन है सर? बी, तो माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 2ac। इस तरीके से, राइट, इस तरीके से, राइट। अब ध्यान से देखो, अगर कॉस ए, एंगल ए अगर 90 डिग्री है, लेस देन 90 डिग्री है, तो कॉस ए तो पॉजिटिव होगा ना बेटा, कॉस ए तो पॉजिटिव होगा, ये मानते हो? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस ए तो पॉजिटिव होगा, यानी ग्रेटर देन 0 होगा। बात समझ में आई? अगर कॉस ए ग्रेटर देन 0 होगा तो ए स्क्वायर, सॉरी कॉस ए तो बी स्क्वायर ना, कॉस ए तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc भी ग्रेटर देन 0 होगा, मानते हो? फिर देखो, ये तो कांस्टेंट है क्योंकि लेंथ की बात हो रही है, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहां से क्या मिलेगा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर। अगर दो साइड के स्क्वायर का सम किसी तीसरे से बड़ा हो तो वो ट्रायंगल क्या होंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल होंगे। अगर दो साइड के स्क्वायर का सम किसी तीसरे के स्क्वायर के बराबर हो तो वो ट्रायंगल क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अभी लिख भी दूंगा एक साथ, है ना। फिर अगला ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस में क्या होता है? एक एंगल जो है ना ग्रेटर देन 90 डिग्री होना चाहिए। तो जैसे ऐसे देखो कि मान लो ये है, एक ट्रायंगल है, ये ए बी और ये सी, और एंगल बी जो है ना वो देखो ग्रेटर देन 90 डिग्री है। आ रहा है समझ में? तो अगर एंगल बी ग्रेटर देन 90 है सर, ग्रेटर देन 90 है, तो कॉस एंगल बी है यहाँ पे, एंगल बी, तो कॉस बी ग्रेटर देन 90 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब कॉस बी लेस देन 0 होगा। ठीक है सर। अब ध्यान से देख, अगर ये बी है तो इसका अपोजिट का लेंथ तो बी होगा, अगर ये सी है तो इसके अपोजिट का ये वाला लेंथ सी होगा, और अगर ये ए है तो इधर वाला लेंथ ए होगा। बोलो सही है? तो बी के साथ दो साइड कौन कौन है? सी और ए। तो बी के साथ अगर दो साइड सी और ए है बेटा, तो बी के साथ अगर दो साइड सी और ए है तो क्या इसका होगा? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस अपोजिट बी स्क्वायर अपॉन 2ac विल बी लेस देन 0। तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेस देन 0, यानी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
लेस देन बी स्क्वायर। बोलो समझ में आया ये? यानी अगर दो साइड के स्क्वायर का सम अगर तीसरे के साइड के स्क्वायर से लेस देन है तो उसको बोलते हैं ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। यानी हम लोग तीन चीजें दिमाग में बैठानी है। क्या क्या? ध्यान से देखो, तीन चीजें दिमाग में बैठानी है। पहला चीज क्या बैठानी है? पहला चीज ये बैठाना है दिमाग में कि पहला चीज कि सर अगर कोई ट्रायंगल की बात आप कर रहे हो ए बी सी की, जिसका ए के अपोजिट वर्टेक्स ए वर्टेक्स के अपोजिट का लेंथ ए हो, ये बी हो और ये सी हो। यहां तक बिल्कुल समझ में आ रहा होगा? तो तीन बातें हो सकती है सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर हो सकता है। तो यानी ये कौन सा एंगल, कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल। राइट एंगल, बात समझ में? राइट एंगल अगर कोई पूछे कहां पे है तो तुम बोलोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, मतलब राइट एंगल यहां पर सी के ऊपर है, एंगल सी के ऊपर, यानी एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री होगा। दूसरा, अगर मैं बोलूं दो स्क्वायर के बराबर एंगल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन अगर सी स्क्वायर है तो तुम बोलोगे सर एक्यूट एंगल ट्रायंगल है ना? बात समझ में आई? ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड, अगर दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर से लेस देन हो तो इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो अभी तक जो भी पढ़ा है बेटा उसका शॉर्ट समरी नहीं, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है जिसको अपने को याद रख लेना चाहिए। ये अपन भूल जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। कभी क्वेश्चन में अगर एक्यूट और ऑब्ट्यूज की बात करे तो ये अपने को याद रखना है ना? राइट एंगल ट्रायंगल में इक्वल टू तीसरे साइड का स्क्वायर, और एक्यूट में ग्रेटर देन दो साइड का स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर से बड़ा होगा, ऑब्ट्यूज में दो साइड का स्क्वायर का सम तीसरे का स्क्वायर से छोटा होगा। आगे चलें तो ट्रायंगल वाला खत्म, अब चलते हैं फोर। अगला ज्योमेट्रिकल फिगर में क्वाड्रिलेटरल। स्क्वायर का सबको पता होगा, स्क्वायर में क्या होता है बताओ? स्क्वायर में देखो, स्क्वायर में ये मान लीजिए ए बी सी डी है, ए बी सी और डी। तो ये हमारा डायगोनल है बेटा, है ना? ये डायगोनल है ना? तो पहली चीज, चारों साइड इक्वल होते हैं, सबको पता होगा, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, है कि नहीं? दूसरी चीज, हर एक एंगल, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री होगा। दूसरा, तीसरा पॉइंट, डायगोनल सेम होंगे, डायगोनल यानी ए सी इक्वल टू बी डी, ये भी इक्वल होगा। बात समझ में आई? ये स्क्वायर की प्रॉपर्टीज होती है। अब मैं यहीं पे ना रेक्टेंगल का भी लिख रहा हूं, ऐसे अगला स्लाइड में रेक्टेंगल है लेकिन यहां पर समझाने मेरे को एक चीज सही रहेगा। रेक्टेंगल का बताओ, रेक्टेंगल क्या होता है? मान लीजिए ये रेक्टेंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। बात समझ में आई? तो ध्यान से देखो, पहला क्या होता है कि सर हर एक एंगल सेम होगा सर, ठीक है सर, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। दूसरी चीज, अपोजिट साइड इक्वल होगा, ए बी के अपोजिट सर सी डी है एंड ए डी के अपोजिट में सर बी सी है, ठीक है भाई। और डायगोनल भी सर सेम होगा, डायगोनल सेम होगा, यानी ए सी इक्वल टू सर बी डी होगा। बोलो यहां तक समझ में आया? अब यहां तक समझ में आया? अब मान लो, अब एक क्वेश्चन पूछता हूं। क्वेश्चन ये है हमारा कि आपसे कोई पूछा गया कि बताओ ये ज्योमेट्रिकल फिगर कौन सा है, ये ज्योमेट्रिकल फिगर कौन सा है? कोई भी एक 4 पॉइंट दे दिया और उसके अंदर ऑप्शन हमारा है स्क्वायर भी है, दूसरा ऑप्शन है रेक्टेंगल, है ना, तीसरा ऑप्शन है काइट और एक है नॉन ऑफ दीज। ध्यान से समझना जो पूछने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए 4 ऑप्शन है हमारे पास, कोई आपके 4 पॉइंट गिवन है और आपसे पूछा है कि बताओ ये ज्योमेट्रिकल फिगर कौन सा है। सपोज करो कि आपने सॉल्व की और आंसर स्क्वायर आया है, सपोज करो, और ये जो ऑप्शन है ना मोर देन वन करेक्ट है, मोर देन वन करेक्ट है, ये ध्यान समझना, मोर देन वन करेक्ट है ना? सपोज करो आपने सॉल्व किया और आंसर स्क्वायर आया है, ठीक है, आंसर स्क्वायर आया, स्क्वायर आया मतलब चारों साइड सेम आए, चारों एंगल 90 डिग्री है और डायगोनल सेम है, तो आप तो स्क्वायर को लगा के आओगे। ये तो 100% बात हो गई कि स्क्वायर आंसर आया है सर तो स्क्वायर को लगा के आएंगे। लेकिन एक बार सोच के बताओ, क्या सारे स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं या नहीं होते? क्या हम सारे स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं? एक बार सोचिए, क्या ऑल स्क्वायर इज ऑल्सो रेक्टेंगल? क्यों ऑल स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल? मतलब क्या रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज स्क्वायर फुलफिल कर रहा है? क्या रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज स्क्वायर फुलफिल कर रहा है? ये मैं बोल रहा हूं।
अगर स्क्वायर रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज फुलफिल कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि ऑल स्क्वायर इज ऑल्सो कॉल्ड अ रेक्टेंगल। ध्यान सुनना, क्या स्क्वायर रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज फुलफिल कर रहा है, ये ध्यान रखना है बेटा। तो ये एक बार सोच के बताओ। तुम बोलोगे सर रेक्टेंगल के अंदर चारों साइड सर 90 डिग्री, चारों एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। वो तो स्क्वायर में भी होता है। देखो हम बोले हाँ, एक प्रॉपर्टीज ये फुलफिल हो गया, टिक हो गया। दूसरा, रेक्टेंगल में सर डायगोनल सेम होते हैं। तुम बोले वो तो स्क्वायर में भी होता है। चलो दोनों ये भी हो गए, है ना, दो। तीसरा, रेक्टेंगल में सर अपोजिट साइड सेम होता है, मतलब ये दोनों साइड सेम होना चाहिए। मतलब देख, स्क्वायर में भी तो अपोजिट साइड सेम है, और ये साइड सर सेम होना चाहिए। मतलब देख, ये साइड सेम है ना। स्क्वायर में अलग बात है, चारों साइड सेम है। अगर चारों साइड सेम है तो अपोजिट साइड तो सेम होगा ही ना। मतलब स्क्वायर जो है ना रेक्टेंगल की हर एक प्रॉपर्टीज को फुलफिल कर रहा है, यानी ऑल स्क्वायर इज कॉल्ड रेक्टेंगल। यानी अगर आंसर स्क्वायर आया है और मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन है तो रेक्टेंगल भी एक सही ऑप्शन माना जाएगा। बात समझ में आई? तो अगर आंसर स्क्वायर आया है तो, लेकिन अगर आंसर रेक्टेंगल आया है तो स्क्वायर आंसर नहीं होगा। क्यों? ऑल रेक्टेंगल इज नॉट ए स्क्वायर, क्योंकि रेक्टेंगल स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टीज फुलफिल नहीं कर रहा। ऑल साइड और नॉट इक्वल इसके अंदर। बात समझ में आई ना? ये ध्यान रखना। तो यहां पर एक पॉइंट लिखता हूं, ऑल स्क्वायर इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल। सारे स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं, बट ऑल रेक्टेंगल इज नॉट ए स्क्वायर। ऑल रेक्टेंगल इज नॉट ए स्क्वायर। बात समझ में आई? ऑल रेक्टेंगल इज नॉट ए स्क्वायर। यहां तक ध्यान से समझना। अभी सेक्शन फॉर्मूला आएगा, डायगोनल का मिड पॉइंट इंटरसेक्ट करवाएंगे, वो भी एक तरीका है। खैर, यहां तक समझ में आ गया, आगे चलें। अगला देखो क्या है, रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है बेटा? चारों साइड सेम होने चाहिए और डायगोनल इक्वल नहीं होने चाहिए। देख रहे हो रोम्बस? रोम्बस में क्या होता है? चारों साइड सेम होना चाहिए। बात समझ में आई? जैसे ये रोम्बस है तो चारों साइड सेम तो होगी, लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं होगा, ए बी सी डी। लेकिन डायगोनल का जो मिड पॉइंट है वो बाइसेक्ट होंगे, वो आने वाले टाइम में बताऊंगा अभी। यानी पहला ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। दूसरा, एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंगल डी 90 डिग्री हो कोई जरूरी नहीं है। तीसरा, डायगोनल सेम नहीं होते, हो भी सकते और नहीं भी हो सकता, ऐसे जनरली हम बोलते नहीं होते। बात समझ में नहीं आया? क्लियर हुआ ये? बात समझ में आ रहा है? ऑल रेक्टेंगल, ऐसे ही ऑल स्क्वायर इज ऑल्सो कॉल्ड रेक्टेंगल, बट सॉरी, ऑल स्क्वायर इज ऑल्सो कॉल्ड रोम्बस, बट सारे रोम्बस स्क्वायर नहीं होते, क्योंकि स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल रोम्बस फॉलो करता है। क्लियर हो रहा है ये ध्यान रखना, छोटी छोटी बात है लेकिन बहुत काम की चीज है। आगे देखिए, रेक्टेंगल बता दिया आपको। अगला देखो, ये क्या है? काइट। काइट में क्या होता है बेटा? काइट में दो एडजेसेंट साइड सेम होता है। जैसे देखो, ये काइट तो सब, पतंग तो सब उड़ाते हो। अब ए, ये बी, ये सी और ये डी है, तो ये दोनों का लेंथ सेम होगा, इधर इन दोनों का लेंथ सेम होगा। राइट है? अब मिला लो इसको, तो डायगोनल बी डी और ए सी देखने से ही लग रहा है, तो एडजेसेंट साइड सेम होंगे। ए बी इक्वल टू ए डी, दूसरा बी सी इक्वल टू सी डी, तीसरा डायगोनल ए सी नॉट इक्वल टू बी डी। ये तीनों चीजें काइट के अंदर कॉमन है। ए बी एडजेसेंट साइड सेम होंगे। बात समझ में नहीं आया? एडजेसेंट साइड्स आर सेम, है ना। एडजेसेंट साइड मतलब ए बी इक्वल टू ए डी, बी सी इक्वल टू सी डी एंड ए सी नॉट इक्वल टू बी डी। बोलो सही है? आगे चलें। अब अगला क्या है? ट्रेपेजियम। अगला देखो, ट्रेपेजियम है, सबको पता है, इसके अंदर दो होता है, एक राइट ट्रेपेजियम और एक नॉर्मल वाला। देखो ये है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम के अंदर दो साइड्स पैरेलल होते हैं, है ना, ए बी सी डी। तो देखो पहला प्रॉपर्टीज क्या होता है कि ए बी पैरेलल होना चाहिए सर, अपोजिट दो साइड कोई भी पैरेलल होने चाहिए। दूसरा, है ना, अगर यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, ठीक है, तो अंदर वाला देखो ये स्क्वायर बन रहा है। स्क्वायर को जरूरी नहीं बनेगा, मतलब ये वाला, तो इधर एक ट्रेंगल ये, एक ट्रेंगल ये है ना। अगर राइट ट्रेपेजियम बोले तो राइट ट्रेपेजियम देखो ये है, एक एंगल 90 डिग्री भी होगा और पैरेलल भी होने चाहिए। राइट ट्रेपेजियम जैसे आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रेंगल था, तो दो साइड पैरेलल और एक एंगल 90 डिग्री। देखिए ए बी सी डी, तो ये 90 डिग्री है। बात समझ में आ रही है ना? और दो साइड आपस में पैरेलल है, यानी ए बी पैरेलल विथ सी डी।
दो साइड पैरेलल और एक एंगल अगर 90 डिग्री है तो इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रेपेजियम, राइट एंगल ट्रेपेजियम, ध्यान रखना, है ना। छोटी छोटी बातें अपने को पता ही है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, वो यहाँ पे है। ये स्लाइड को एक बार पॉज करो, आप लोग गौर से देखो इसमें अंदर क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। पहला है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है बेटा, रेक्टेंगल में क्या लिखा हुआ है, पढ़ो इसको। रेक्टेंगल में इफ इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल आर इक्वल, ये बता रखे। रेक्टेंगल के अंदर अपोजिट साइड्स और डायगोनल आर इक्वल होते हैं। स्क्वायर में ऑल साइड्स एंड डायगोनल आर इक्वल। ऑल स्क्वायर इज आल्सो कॉल्ड रेक्टेंगल, बट ऑल रेक्टेंगल इज नॉट ए स्क्वायर। हाँ, पैरेललोग्राम नहीं बताया। पैरेललोग्राम में क्या होता है, बट नॉट ए रेक्टेंगल। ये पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, है ना, लेकिन रेक्टेंगल नहीं होता क्योंकि डायगोनल सेम नहीं होते। बात समझ में नहीं आया। इफ इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट द डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, क्योंकि अपोजिट साइड तो चलो इक्वल हो जाएंगे लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं होता, इसलिए इसको पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल हम लोग नहीं बोल सकते, राइट। रोम्बस में क्या होता है बेटा, ए रोम्बस बट नॉट ए स्क्वायर। रोम्बस को हम स्क्वायर नहीं बोल सकते लेकिन स्क्वायर को रोम्बस बोल सकते हैं। But if its all sides are equal but the diagonals are not equal and diagonal of a rhombus intersect at right angle, ये याद रखना। अभी फिलहाल जब स्लोप की बात करेंगे वहां पर फिर से लेके आएंगे इसको। इन द केस ऑफ अ स्क्वायर रेक्टेंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। इन केस ऑफ किसके किस बीच में, स्क्वायर में, रेक्टेंगल में, रोम्बस में एंड पैरेललोग्राम में, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स आर बाइसेक्ट। मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल ऑफ ए बाइसेक्ट होता है, बाइसेक्ट में कोइंसिडेंट होता है। ये चार के केस में, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड पैरेललोग्राम। इस पे क्वेश्चन भी आएगा अभी। तो देखो, अगर तेरे से कोई पूछे कि हाउ टू फाइंड नेचर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कोई मान लो आपसे बोल रहा है कि हाउ टू फाइंड द नेचर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो मैं बोलूंगा पहला काम एक काम करो यार। देखो क्वेश्चन में ना क्या है कि डिस्टेंस डिस्टेंस निकाल के ना टाइम ज्यादा लग सकता है, राइट। तो अपन ना जब भी सिलेक्शन का हो, सिलेक्शन मतलब आप रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल या काइट कुछ में सिलेक्ट कर रहे हो कि कौन सा फिगर है ये, तो सबसे बेस्ट अप्रोच है, क्योंकि हमारे को तो जेई का पेपर देना है, राइट। अगर सिलेक्शन का होगा तो ज्यादा चांसेस है एमसीक्यू में आएगा क्वेश्चन। एमसीक्यू में आएगा तो अपन सिलेक्शन से ज्यादा जरूरी रिजेक्शन शुरू करें कि यार काइट नहीं होगा, चलो एक बाहर हो गया, रेक्टेंगल नहीं होगा, बाहर हो गया, तो ऑप्शन रिजेक्ट करते जाओ। तो कैसे ऑप्शन रिजेक्ट करते हैं, पहली चीज आपको पहला काम बताया हुआ है, ये तो पता ही चल गया होगा कि सर डायगोनल, है ना। हम लोग क्वाड्रिलेटरल में कौन कौन सा फिगर पढ़ रहे हैं बताओ, क्वाड्रिलेटरल में कौन कौन सा फिगर पढ़ रहे हैं। तो तुम बोलोगे सर पहला तो स्क्वायर हो गया, हम बोलेंगे हाँ। फिर रेक्टेंगल हो गया, हम बोलेंगे हाँ। और फिर रोम्बस हो गया, बोले बिल्कुल। फिर पैरेललोग्राम हो गया, हम बोलेंगे हाँ जी। फिर काइट हो गया सर, हम बोलेंगे हाँ। फिर ट्रेपेजियम हो गया सर, हम बोले हाँ। इतना फिगर है, बात समझ में आई। तो ध्यान से देखो, ये जो चार फिगर शुरू के है ना, ये जो चार फिगर शुरू का है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस और पैरेललोग्राम, इसमें डायगोनल जो होता है ना वो बाइसेक्ट होता है। डायगोनल आर बाइसेक्ट मतलब कोइंसिडेंट। मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, डायगोनल नहीं, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल आर बाइसेक्ट। बात समझ में आई, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल आर बाइसेक्ट। और काइट और ट्रेपेजियम में बेटा, काइट और ट्रेपेजियम में ऐसा नहीं होता। तो जब भी ऐसा हो तो क्यों ना अपन ऑप्शन बाई पहले डायगोनल को देखे बाइसेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर डायगोनल बाइसेक्ट नहीं तो एक साथ ये चार ऑप्शन गायब हो जाएंगे, है ना। मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल अगर बाइसेक्ट हो ही नहीं रहा, मतलब कोइंसिडेंट हो ही नहीं रहा, तो ये चार ऑप्शन हम लेके घूमेंगे क्यों। फिर काइट और ट्रेपेजियम में से जो ऑप्शन उधर भागेंगे। बात समझ में आ रही है। तो पहला है चेक मिड पॉइंट्स इज कोइंसिडेंट और नॉट। मिड पॉइंट किसका, ऑफ डायगोनल का, है ना। मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल इज कोइंसिडेंट और नॉट। जैसे यहां पर छोटा सा डायग्राम बनाता हूं, मान लो ये चार, यहां पर ए है x1y1, बी है x2/2 और सी है x3/3 और डी है x4/4। अभी सेक्शन फॉर्मूला नहीं पढ़ा है लेकिन 10th में तुम पढ़ चुके हो, मिड पॉइंट पढ़ा है ना, m1 m2 m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m प्लस n, है ना। तो ऐसा सोचिए कि ये और ये, या सेक्शन फॉर्मूला, तो अगर मिड पॉइंट है तो रेशियो तो 1:1 होगा दोनों तरफ। तो 1 यानी ये वाला जो पी पॉइंट है ना, पी पॉइंट क्या आएगा बताओ। अगर एसी के लॉन्ग देखोगे तो x3 प्लस x1/2 और इधर y3 प्लस y1/2 एसी के लॉन्ग। और अगर हम लोग बीसी के, सॉरी बीडी के लॉन्ग देखें
तो क्या बनेगा x4 प्लस x2 या x2 प्लस x4/2, ऐसे ही y2 प्लस y4/2। अगर ये वाला पॉइंट कोइंसिडेंट है ना तो हम लोग तुरंत ये चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन है, अगर नहीं है तो फिर ये दो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन है। बात समझ में आई? तो पहला काम कभी भी हो तो हमेशा मिड पॉइंट को चेक करो। किसका? डायगोनल का। मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल इज कोइंसिडेंट और नॉट। दो डायगोनल होंगे ना तो उसके अंदर मिड पॉइंट कोइंसिडेंट हो रहा है कि नहीं ये चेक कर लो। अब अगला क्या है? नाउ चेक डायगोनल्स आर इक्वल। अगर मान लो कोइंसिडेंट है तो अब डायगोनल्स को देखते हैं। तो डायगोनल इक्वल कहां पे होता है? डायगोनल अगर फिर चेक करते हैं तो डायगोनल या तो इक्वल होगा, है ना, या नॉट इक्वल होगा। तो इक्वल किस में होता है? रेक्टेंगल में एंड स्क्वायर में, है ना। अगर डायगोनल इक्वल आ गया तो फिर ये दो ऑप्शन, मान लीजिए मिड पॉइंट कोइंसिडेंट हो गया तो तेरे पास ये चार ऑप्शन ओपन हो गए। अब हम लोग किसको देखने जा रहे हैं? डायगोनल आर इक्वल और नॉट। अगर डायगोनल इक्वल हो गया तो फिर से ये दो ऑप्शन है, बस वापस दो ऑप्शन रिजेक्ट हो गए। हम तो रिजेक्शन की तरफ जा रहे हैं कि ये नहीं होगा सर, ये नहीं होगा। क्या पता हमारी किस्मत हो पहले स्टेप में निकल के आ जाए आंसर, दूसरे स्टेप तक ही आंसर आ जाए। बात समझ में आई? ऑप्शन में ही स्क्वायर ना हो, रेक्टेंगल हो बस। तो रेक्टेंगल, स्क्वायर और इधर पैरेललोग्राम और रोम्बस, इसमें डायगोनल इक्वल नहीं होते। ठीक है। अब अगर मान लीजिए वापस ये दोनों ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अब हम लोग किसको? एडजेसेंट साइड्स देखेंगे। एडजेसेंट साइड मतलब ए बी और ए डी देखेंगे। अगर ए बी इक्वल टू ए डी आ गया, मतलब अगर दो एडजेसेंट साइड सेम आ गया, तब तो 100% स्क्वायर है या रोम्बस है। बात समझ में आ रही है? अगर ऐसा नहीं है तो अगर ये ए बी नॉट इक्वल टू ए डी है तब तो फिर 100% रेक्टेंगल है और या पैरेललोग्राम है। कहने का मतलब हमने तीन ऑप्शन देखे, निकालना सारा कुछ है लेकिन स्टार्ट करना इससे किस्मत के भरोसे कि हो सकता है हमारा फर्स्ट स्टेप में ही आंसर आ जाए। जब डायगोनल का मिड पॉइंट कोइंसिडेंट ही नहीं होगा तो ये चार ऑप्शन एक ही साथ गायब हो गए। अगर कोइंसिडेंट हो गया तो ये दो ऑप्शन एक बार में हट गए। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? उसके बाद डायगोनल्स का लेंथ अगर सेम है तो स्क्वायर और रेक्टेंगल ही दो ही ऑप्शन है हमारे पास। अगर लेंथ सेम नहीं है तो फिर रोम्बस और पैरेललोग्राम ही ऑप्शन है हमारे पास। थर्ड, अगर मान लो फिर हम लोग चले गए एडजेसेंट साइड्स, मतलब एक ये ब्रीथ और एक लेंथ, अगर ये दोनों इक्वल है तो या तो स्क्वायर है या रोम्बस है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो फिर, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो फिर रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है। बस यही काम करना है। आगे चलें अब। तो कभी भी क्वेश्चन हो तो ऐसे चलना। अब चलते हैं क्वेश्चन निकालने। पहले क्वेश्चन बिल्कुल जीरो लेवल का। क्वाड्रेटरल मेड बाई 0,0, 3,4, 2,3 एंड डी 0,2। देखो पहले चार पॉइंट लिख लेते हैं। 0,0, 0,2, 3,4 और 2,3, 2,3 और 3,4। चलो ऐसा है कुछ। ए 0,0, बी 3,4 और डी 2,3, डी 2,3, डी 2,3। ठीक है ना, डी 2,3। ये हो गया डी सी, सॉरी सी 2,3 और डी 0,2। बात समझ में आई? ये है क्वाड्रेटरल। अब ध्यान से देखो, पहला बार क्या करना है सर? मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल कोइंसिडेंट है कि नहीं, क्योंकि ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। तो पहला ही काम हम लोग मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल चेक कर लेते हैं ताकि ऑप्शन को रिजेक्ट हो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर मैं इस ऐसे कर लूं तो ध्यान से देखो, अगर AC के अलोंग देखें, AC के अलोंग मिड पॉइंट है ना डायगोनल का, AC डायगोनल का, तो इसका क्या होगा बेटा? 2 + 0/2 है ना, x1 + x2/2 कोमा 3/2, y1 + y2/2, 2 + 0 और 3/2 यानी 1, 3/2 है। यानी इधर से मिड पॉइंट तो सर ये वाला आया है 1, 3/2 मिड पॉइंट। ये है कि नहीं है ये नहीं पता है। अब इसका मिड पॉइंट क्या होगा, है ना? इसका मिड पॉइंट BD का मिड पॉइंट क्या होगा? बताओ। 3 + 0/2 और 4 + 2/2 यानी 3/2, 3। देखो ये मिड पॉइंट कुछ और बता रहा है, ये मिड पॉइंट कुछ और बता रहा है। डायगोनल का मिड पॉइंट बाइसेक्ट नहीं हो रहा, मतलब ना तो ये रेक्टेंगल होगा, ना तो ये पैरेललोग्राम होगा, ना तो ये रोम्बस होगा, ना तो
रेक्टेंगल स्क्वायर होगा, तो ना तो रेक्टेंगल होगा, ना तो पैरेललोग्राम होगा, ना तो रंबस होगा, तो बचा क्या? नॉन ऑफ दिस। देखो यही बोल रहा हूँ कि स्टार्ट स्टेप करो ऊपर से, ताकि हम रिजेक्शन की तरफ जाएं। अगर मान लो कोई डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए, बात समझ में आई ना? तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो थोड़ा सा चीजें लेंदी हो जाएगी, राइट? आगे चलें अब। अगला देखो क्वेश्चन क्या है, कोलेटरल मेड बाई दी, तो ये फिर ऐसा कुछ है 0,0, ये मान लो 0,0 है बेटा। फिर है 3,0, ये मान लो बी 3,0 है। फिर सी 3,4, ये है 3,4, और डी है 0,4, हाइट भी वही है, डी 0,4। ये तो आसान है फिर शायद। अब देखो ऐसा कुछ बन रहा है, पहले देखो डायगोनल बाइसेक्ट है कि नहीं है, हमेशा स्टेप को उठा के रखो। तो ये ए बी सी डी, तो डायगोनल ए बी का मिड पॉइंट क्या है? ए सी का, सॉरी ए सी का मिड पॉइंट क्या होगा बताओ? 3+0 यानी 3/2, 3+0/2, 4+0/2 मतलब 2। ऐसे ही हमारा बी डी का डायगोनल का मिड पॉइंट क्या है? 3+0 3/2, 4+0 यानी 4/2 2। तो ये डायगोनल तो बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस में से कुछ भी हो सकता है। यहां तक सही है क्या? यहां तक सही है। अब आगे, अब हम लोग लेंथ देख लेते हैं। लेंथ देखो, सॉरी डायगोनल का अगर हमारे को लेंथ देखना है, तो डायगोनल का लेंथ क्या होगा? सामने दिख रहा है, सब कुछ आसान है। देखो ये डायगोनल का लेंथ, ये लेंथ कितना बेटा? 3, और ये लेंथ 4 है। चूंकि 3 है तो ये 90 डिग्री है, तो ये लेंथ हो गया 5। कैसे सर? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्योंकि ये लेंथ 4 है ना बेटा। वैसे ही ये लेंथ है 3 और ये लेंथ है 4, तो ये भी लेंथ है 5। यानी डायगोनल भी सेम है, डायगोनल सेम है, यानी ए सी इक्वल टू बी डी है। चलो डायगोनल भी सेम हो गया और मिड पॉइंट भी कोइंसिडेंट हो गया। अगर डायगोनल सेम हो गया तो कौन कौन सा ऑप्शन हटा दें? पैरेललोग्राम नहीं होगा और रोम्बस नहीं होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम और रोम्बस में डायगोनल सेम नहीं होते। अब रेक्टेंगल रह गया बस, है ना? तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड सेम नहीं होनी चाहिए, अपोजिट साइड सेम नहीं होना चाहिए, तो फिर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? ये है ना, ये 3 यूनिट है। देखो यहाँ से यहाँ तक जाओगे 3 यूनिट, और यहाँ से यहाँ तक जाओगे वाई एक्सिस पर जा रहे हो तो 4 यूनिट। तो एडजेसेंट साइड्स मतलब लेंथ और ब्रेथ दोनों अलग अलग है, तो 100% रेक्टेंगल है। बात समझे? इस तरीके से मतलब स्टेप 1 मिड पॉइंट चेक करना है कोइंसिडेंट है कि नहीं, स्टेप 2 डायगोनल सेम है कि नहीं, और स्टेप 3 एडजेसेंट साइड सेम है कि नहीं। ये 3 स्टेप से आपको रिजेक्शन, एक एक ऑप्शन रिजेक्ट करते जाओ, क्या पता हम लोग ऑप्शन में जाके सीधा ही बैठ जाएं। आगे देखिए, ये देखो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बोला है प्रूफ करने के लिए। तो पहला काम, एक ट्रायंगल बना लेते हैं 4,0 4,0, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, मतलब पाइथागोरस भी होना चाहिए और दो साइड सेम भी होना चाहिए। तो ए है मान लो ये 4,0, बी है मान लीजिए -1, और सी है 3,5। बात समझ में आई? अब ध्यान से देखो, ये वाला लेंथ बताओ। मैं थोड़ा डायरेक्ट लिखूंगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लेक्चर नंबर 1, x2 -x1 यानी 4 -(-1) 5 का स्क्वायर प्लस 0 -(-1) प्लस 1 का स्क्वायर मतलब √26। ये वाला लेंथ तो सर 26 है। चलिए ये वाला लेंथ बताइए, 3 -(-1) 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 -(-1) 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 16 √52 है सर। बात समझ में आई? अच्छा ये वाला देखो, 4 -3 मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 -5 मतलब 5 का स्क्वायर 25। ओहो 4 एंगल हैज वर्टेक्स 4,0 1,1 3 -(-4) सही है। 5 -(-1) 6, तो 16 प्लस 36 52। ये वाला देखना 4 -3 यानी 1, हाँ गलती है ना, x2 -x1, x2 -x1 तो 4 -3 यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 25, ये हो गया 26। अब तुम बोलोगे सर ये दोनों साइड सेम है सर, तो बोलेगा आइसोसेलेस हो गया, राइट? अब पाइथागोरस भी होना चाहिए कि दो साइड का स्क्वायर का सम। तो देख √26 का स्क्वायर प्लस √26 का स्क्वायर इक्वल टू √52 का स्क्वायर हो रहा है ना, यानी पाइथागोरस भी लग रहा है, मतलब AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर। अब बताओ कॉमन कहाँ पे है? यहाँ भी A है और यहाँ भी है, यानी एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री है।
बात समझ में आई? पैथागोरस लगा तो ये एंगल बेटा 90 डिग्री हो गया, तो राइट एंगल भी है और राइट एंगल भी है और आइसोसेलस भी है, राइट। आगे चलें, अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन देखते जाओ, बस एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखो उठाया हुआ है। फाइंड द डिस्टेंस पी x1 y1 एंड q x2 y2। देखो यहां पर मान लो पॉइंट है P x1 y1 और एक पॉइंट है Q x2 y2। When PQ is parallel to y axis, okay, and PQ is, अच्छा मेरे को ऐसे बनाना चाहिए, PQ parallel to y axis है। दोनों केस ले लेते हैं। केस वन बोला है when PQ, तो ये मान लो P और Q, ये P हो गया है x1 y1 और ये Q हो गया x2 y2। अगर पैरेलल है तो कौन सा सेम होगा? x1 इक्वल टू x2, दैट इज x1 इक्वल टू x2 है, पैरेलल है ना y एक्सिस से, तो डिस्टेंस क्या होगा बेटा? मॉड ऑफ y2 माइनस y1। बात समझ में आई? पी क्यू इक्वल टू क्या लिखोगे? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चूंकि ये दोनों सेम है तो जीरो हो गया, और अंडर रूट से चीजें बाहर पॉजिटिव आनी चाहिए, तो नहीं पता कि y2 बड़ा है कि y1 बड़ा है, तो अपने मॉड लेके सिंपल कर लिया। अगर पैरेलल टू x एक्सिस होता तो ये होता p x1 y1, ये लिखा हुआ है ना प्रॉपर्टीज, x2 y2 बिल्कुल बेसिक में चल रहे हैं अभी। तो pq कितना होगा बताओ? यहाँ पर कौन सेम होगा? यहाँ पर सेम होगा सर y1 इक्वल टू y2, क्योंकि हाइट सेम है, तो pq क्या होगा? x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1 मॉड के अंदर, राइट है। आगे चले, अब फटाफट जल्दी जल्दी करते हैं ये सब क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या है, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा एनसीईआरटी का, लेकिन ठीक है क्वेश्चन। द पॉइंट माइनस ए माइनस बी, ए कॉमा बी एंड ए स्क्वायर ए बी आर द वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, वर्टेक्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। या कोलिनियर है। कोलिनियर का केस क्या होता है? अगर दो साइड का सम किसी तीसरे के बराबर हो जाए तो हम बोलते हैं कोलिनियर। कोई किसी भी दो साइड का सम अगर तीसरे के बराबर हो जाए तो हम बोलते हैं कोलिनियर है। खैर, आइसोसेलेस में दो साइड सेम होने चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं, पहले पहले तो लेंथ निकालना ही पड़ेगा, सब में लेंथ की बात हो रही है कहीं ना कहीं, तो अपन लेंथ निकालते हैं बेटा। देखो इधर ध्यान से देखना, ये मान लो पॉइंट हमारा है ए माइनस बी, ये पॉइंट है बी ए कॉमा बी, और ये पॉइंट है सी ए स्क्वायर कॉमा ए बी। खैर यहां तक समझ में आ गया। अब अगला काम, एक काम करते हैं, पहले ए बी निकालते हैं। बताओ ए बी कितना आएगा? बोलोगे सर ए बी आएगा, सर ए बी आएगा अंडर रूट में सर ए माइनस ऑफ माइनस ए यानी 2a, ए माइनस ऑफ माइनस ए 2a का स्क्वायर प्लस बी माइनस ऑफ माइनस बी 2b का स्क्वायर, है कि नहीं? तो 4 अंदर में जाके देखोगे तो 4 है, तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से देखो, 4 कॉमन ले लिया तो अंडर रूट से बाहर आके 2 हो गया। अब मैं बोल रहा हूं कि चलो ए भी निकाल लिया, अब निकाल लो तुम लोग ए सी। ए सी कितना होगा बताओ? ए सी आएगा, ए सी आएगा ए स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस है यानी ए स्क्वायर प्लस है, प्लस ए बी माइनस ऑफ माइनस बी प्लस बी का स्क्वायर। सही है, ए स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस ए यानी प्लस ए का स्क्वायर, और ए बी माइनस ऑफ माइनस बी यानी ए बी प्लस बी का स्क्वायर। यहां तक सही है? अब आगे देखो, यहां तक देखिए, ए कॉमन ले लेते हैं तो यहां पर क्या बनेगा बेटा? अगर ए दोनों में से कॉमन लोगे तो बाहर तो ए स्क्वायर बन के आएगा, क्योंकि ए स्क्वायर दोनों के पास है, तो ये तो ए प्लस 1 हो गया ना। इन दोनों में अगर बी कॉमन ले लें तो बाहर में बी स्क्वायर बन के आएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा? ए प्लस 1। ध्यान से देखना, यहाँ तक समझ में आई है? ए प्लस 1, लेकिन यहाँ पर ए प्लस 1 का स्क्वायर भी है, यहाँ पर ए प्लस 1 का स्क्वायर भी है। अब दोनों में ए प्लस 1 का स्क्वायर है कॉमन, तो बाहर जब आएगा तो ए प्लस 1 बाहर आएगा, और अंडर रूट में क्या आएगा बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो ये भी समझ में आ गया सर, यहां तक समझ में आया। ए सी की वैल्यू ये होगी। लास्ट हमारे पास है बी सी, तो बी सी का वैल्यू बताओ कैसे निकालूं? बी सी का आएगा ए स्क्वायर माइनस ए, देखो x2 माइनस x1, तो ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी ए बी माइनस बी। यहां तक ध्यान से देखना। अब दोनों में क्या कॉमन है? यहां पर ए कॉमन है स्क्वायर के साथ,
यहाँ पर a कॉमन है तो बाहर आएगा, तो a स्क्वायर बाहर आएगा, है ना। और यहाँ पर क्या बचेगा, a माइनस वन का स्क्वायर। यहाँ पर क्या कॉमन है, b कॉमन है, तो बाहर क्या आएगा, a माइनस वन का स्क्वायर का, और इधर b स्क्वायर। अच्छा, तो दोनों में कॉमन क्या है, a माइनस वन का स्क्वायर, तो बाहर आएगा तो a माइनस वन, और इधर क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। उम्मीद है समझ में आया होगा। पहले एक बार मिला लो, सही है क्या। अब मेरे को ये नहीं पता चल रहा है कि क्या करे, तो ध्यान से देखना, यहाँ भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट में है, यहाँ भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट में, यहाँ भी। तो मैं ना नीचे वाला AC प्लस BC देखता हूँ, ध्यान से देखो। अब AC प्लस BC क्या होगा बताओ, AC प्लस BC इक्वल टू क्या होगा, AC प्लस BC इक्वल टू, ध्यान से देखो, ये वाला इसके पास भी है और ये वाला इसके पास भी है, तो ये तो कॉमन है सर, तो बाहर बुला लिया। तो ऊपर वाली पार्टी क्या है, a प्लस वन, और नीचे वाली पार्टी क्या है, a माइनस वन। बात समझ में आई। ऊपर वाली पार्टी है a प्लस वन, नीचे वाली पार्टी है a माइनस वन। ए बी, हाँ ठीक है ना। तो ए सी माइनस बी सी इक्वल टू ए बी आ रहा है, ए सी माइनस बी सी इक्वल टू ए बी आ रहा है। ओके, तो यहां से ए को हटाने की कोशिश करते हैं। यहां पर देखो मैं माइनस कर रहा हूं, ध्यान से देखो, अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा। ए सी माइनस बी सी इक्वल टू अगर कर रहे हैं तो यहां से फायदा क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। हाँ, अब देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लिया ना, तो यहां से बचा ए सी माइनस बी सी कर रहे हैं, तो ए प्लस वन माइनस ए माइनस वन। अब यहां से देखो, जैसे ही माइनस हो तो ए और ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा टू इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए सी माइनस बी सी, मैं इधर लिख दूं, यहाँ पर जगह है, यानी ए सी माइनस बी सी इक्वल टू, और ये किसके बराबर है, ये है बराबर ए बी के बराबर, इक्वल टू ए बी। यानी मैं ऐसे बोल सकता हूं ना कि ए सी से गए, ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ऐसा बना है, देख रहे हो, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, बिल्कुल यही है ना। यानी ये तीनों पॉइंट आपस में ट्रायंगल नहीं है, कोलिनियर है, मतलब ए बी सी आर कोलिनियर, है ना। हमने ट्रायंगल बना के देखा, लेकिन दो साइड का सम तीसरे के बराबर है, तो ये ट्रायंगल नहीं है, ये क्या है, कोलिनियर है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एक बार करना ही चाहिए। जो बच्चा फर्स्ट टाइम जेई की तैयारी कर रहा है ना, उसको एक बार एनसीईआरटी जरूर कर लेना चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो, अगर जेई का फॉर्म मान लो 20 लाख या 25 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, 25 लाख स्टूडेंट्स, है ना, फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो ये मान के चलना कि 15 लाख बच्चे तो स्कूल के अंदर ही हैं, तो वो तो एनसीईआरटी ही कर रहे हैं ना, या एनसीईआरटी के लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या हो रहा है, आर डी शर्मा हो रहा होगा, आर एस अग्रवाल हो रहा होगा, ये सब क्वेश्चन हो रहा है। तो आपने बेटा वो क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है। कोशिश क्या करनी करनी है, क्यों ऐसा बोला जा रहा है, क्योंकि अगर आप वो क्वेश्चन करोगे ना, तो आपको एक अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यार हम उन बच्चों से तो आगे ही हैं, हम वो क्वेश्चन कंफर्ट जोन में कर रहे हैं, आराम से कर ले पा रहे हैं। यानी मेरा कंपटीशन अब 10 लाख बच्चों के अंदर ही है। फिर हम लोग जेई के अंदर जब जाएंगे, जेई का कुछ अच्छे टॉपिक करना शुरू कर देंगे जो प्योरली जेई का टॉपिक है, तो उसको तो अपन जब करने लगेंगे ना, तो उन बच्चों से हम लोग काफी आगे निकलने की कोशिश में लग जाएंगे। बात समझ में आई। तो एनसीईआरटी आपको, आप इजी लेके मत चलो कि एनसीईआरटी हो जाएगा, इतना भी आसान नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे फर्स्ट टाइम में ना अटक जाएंगे, गारंटी बता रहा हूँ अटक जाएंगे, जबकि बिल्कुल बेसिक था। देखो, क्योंकि बस थोड़ा सा ना यहाँ पर अगर कोई कॉमन वन नहीं लेगा ना, तो गलती करके आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो एक बार ना एनसीईआरटी जरूर करना चाहिए। तो मेरी कोशिश तो ये होती है, जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बेसिक, मतलब एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन निकालने की कोशिश करते हैं। अचानक जेई के ऊपर फोर्स कर लो तो वो कुछ समझ में नहीं आएगा, इंटरेस्ट बनेगा ही नहीं पेपर के अंदर, लेक्चर के अंदर। खैर, ये वाला देखना, ये कर लेना, प्रूव दैट द पॉइंट्स इतना आर द वर्टेक्स ऑफ रोम्बस, ये होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं, ये कर लेना। रोम्बस के लिए क्या होता है बताओ, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना। और दूसरा, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। और तीसरा, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल आर, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल आर कोइंसिडेंट, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल आर कोइंसिडेंट। आया समझ में, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल आर कोइंसिडेंट। ये तीन चीज, यानी पहला काम आपको स्टेप 1 ये, फिर स्टेप 2 ये, और स्टेप 3 ये। अगर तीनों काम आपने करके दिखा दिए
तो तुम खट से बोल दोगे कि सर ये तो रोम्बस ही है, क्योंकि अभी हम लोग स्लोप नहीं पढ़े हैं, राइट। अगर स्लोप से देखें तो एंगल के रूप में भी बता सकते हैं कि रोम्बस के अंदर दो डायगोनल आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, यानी स्लोप m1 m2 इक्वल टू -1 होगा। लेकिन अभी स्लोप नहीं पढ़ा है तो उधर नहीं जा रहे। खैर आगे देखो ये क्या है। इफ टू वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर एट टू पैरेलल लाइंस। ओके, ये क्वेश्चन पढ़ो एक बार, ये अच्छा क्वेश्चन है। दो वर्टेक्स है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, जो कहां पे है, दो पैरेलल लाइंस के ऊपर है, और वो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस 6 मीटर है। ध्यान से देखना, दो पैरेलल लाइंस है और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 6 मीटर। तो ध्यान से देखिए, अगर कोई सोच रहा है ना इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 6 मीटर, है ना, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, थोड़ा सा और बड़ा बनाना पड़ेगा। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ, मान लो एक लाइन ये है और एक लाइन हमारा पैरेलल में ये है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस बेटा गिवन है 6 मीटर। ध्यान से समझना, ठीक है। लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ इक्वेटर ट्रायंगल इफ द थर्ड वर्टेक्स इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। अगर किसी बच्चे के मन में ये आ रहा है ना कि इसका 2 मीटर के डिस्टेंस पे है, अगर किसी ने गलती से मिड पॉइंट ले लिया, कितने लोगों को लगता है कि यार इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो दो वर्टेक्स होंगे ना बिल्कुल आमने सामने तो नहीं होंगे, ये वाला केस तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर तुमने बिल्कुल आमने सामने ले लिया तो थर्ड वर्टेक्स बेटा सेंटर पे बिल्कुल मिलेगा और वो डिस्टेंस 3 मीटर पे आएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर तीनों साइड का लेंथ सेम होता है। अगर तुमने ये दोनों वर्टेक्स सामने सामने ले ली तो ये वाला सेंटर पे आ जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रहा? क्योंकि तभी ये लेंथ और ये लेंथ सेम होंगे। बात समझ में आई? और फिर दूसरा चीज समझ में आ रहा है ना, ये चीज ध्यान रखना। तो ये वाला केस तो हम ले ही नहीं सकते कि दोनों वर्टेक्स सामने सामने होंगे, तो ये वर्टेक्स को अपन हटा रहे हैं, ये वर्टेक्स तो होगा ही नहीं, ऐसा तो केस बनेगा ही नहीं। आ रहा है समझ में? ये वाला केस तो बनेगा ही नहीं, राइट। तो कौन सा केस बनेगा सर? तो ये वाला हो सकता है कि कोई दो जो वर्टेक्स है वो एक दूसरे से टिल्ट होंगे ही, दोनों वर्टेक्स। तो मान लो कि ये वाला बी है और एक वर्टेक्स ये हमारा सी है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो तीसरा जो वर्टेक्स है वो कितना डिस्टेंस पे है? 2 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो तीसरा वर्टेक्स बनाते हैं। तीसरा वर्टेक्स हमारा 2 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो मान लेते हैं तीसरा वर्टेक्स सर यहाँ पे है, और ये वाला लेंथ कितना है? 2 मीटर है, और ये हमारा एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया। बोलो सही है क्या? ये हमारा ट्रायंगल फॉर्म हो गया, और ये वाला वर्टेक्स हमारा 2 मीटर के डिस्टेंस पे है, दैट इज वर्टेक्स ए। ठीक है ना? अगर ये ए 2 मीटर के डिस्टेंस पे है तो बताओ जल्दी से कि ये वाला कितना डिस्टेंस पे है? ये लेंथ कितना हो गया? चूंकि ये टोटल 6 है तो ये 4 मीटर हो गया। ये कम दिख रहा होगा, खैर यहां तक समझ में आ गया ये। अब आगे देखिए, आगे देखो ये वाला, अब ध्यान से देखो। अब एबीसी क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये वाला एंगल कितना होगा बेटा? ये एंगल तो 60 डिग्री होगा, है ना? ध्यान समझना। मान लेते हैं लेट सपोज ये वाला एंगल थीटा है ना, इसको बोल देता हूं एम, इसको बोल देता हूं एन। तो ये वाला एंगल कितना होगा? टोटल एंगल ये यहां से यहां तक 120 है, तो ये एंगल होगा 180, सॉरी टोटल एंगल यहां तक 180 है, तो ये होगा 180 माइनस 60 प्लस थीटा, मतलब ये एंगल है सर 120 माइनस का थीटा। बोलो सही है? बात समझ में आई? यानी दो चीज हम लोग क्लियर किया, क्या कि एंगल एम ए सी इक्वल टू सर थीटा है, ये जूम किया हुआ है, एंड एंगल एन ए बी इक्वल टू सर 120 माइनस थीटा है। एक चीज ये हो गया। तीसरी चीज हमने परपेंडिकुलर ये वाला जो है, ये वाला, ये जो है ये 90 डिग्री है सर, और ये भी 90 डिग्री है। पहले बताओ यहां तक समझ में आया? ये छोटी छोटी बातें समझ में आई। अब ये वाला लेंथ हम लोग बोलते हैं ए है। बात समझ में आई? ये भी ए है, क्योंकि मेरे से क्या पूछा है? फाइंड टू वर्टेक्स देन फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स। ए है और ये भी ए है। चलो यहां तक सारी बातें हो गई। अब अपन एक बार गौर से देखो, ए में एंट्री मारनी है, कैसे जाएंगे? ध्यान से देखो। अब ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल एम ए सी को गौर से देखो, छोटे वाले ट्रायंगल को। कैसा है ये? कुछ इस तरीके से है ना, ये 2 मीटर, ये ए है और ये 90 डिग्री, ये 2 मीटर है सर। ये एंगल को आपने थीटा बोला हुआ, ये ए बोला, है ना? अगर ये थीटा है बेटा
अगर ये थीटा है और ये 90 डिग्री है तो ये तो हाइपोटेन्यूस हो गया और ये एडजेसेंट साइड्स हो गया, मानते हो? और मेरे को इन दोनों में कोई रिलेशन ढूंढना है तो कौन सा ट्रिगोमेट्रिक रेशियो आएगा? कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? बेस, मतलब एडजेसेंट साइड्स अपॉन हाइपोटेन्यूस। चलो कॉस थीटा इक्वल टू 2/a, अगर जरूरत पड़ेगी तो इसको यूज करेंगे कभी। दूसरा चीज, इन ट्रेंगल ऊपर वाला एन ए बी, इसको देखो कैसी फोटो, ऐसी और फिर एक ऐसा और फिर ये ऐसा। बात समझ में आई? तो ये एन है, ये ए है और ये बी है। बात समझ में आई? तो ये वाला एंगल कितना है? ये वाला एंगल है 120 माइनस थीटा। अच्छा, ये वाला लेंथ तो ए ही है ना, ए भी तो ए ही है ना, देखो गौर से। और ये वाला लेंथ 4 मीटर है। तो वापस से ये दोनों को देखना है, तो अगर ये एंगल है और ये 90 डिग्री है तो ये वाला तो अभी भी एडजेसेंट साइड्स होगा, क्योंकि ये 90 है तो ये परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेन्यूस हो गया। और इसके अपोजिट ये परपेंडिकुलर है। ध्यान से देखो, यहां तक समझ में आया नहीं आया? अब अपने को क्या करना है? अपने को किसके किसके बीच में रिलेशन ढूंढना है? एक ये और ये। तो ये तो हाइपोटेन्यूस हो गया ना, क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट है ये। तो वापस से कॉस 120 माइनस थीटा इक्वल टू बेस, बेस मतलब 4/a हो गया। पहले बताओ यहां तक समझ में आया? है ना? तो हमारे पास दो रिलेशन आए, एक कॉस थीटा इक्वल टू 2/a और एक कॉस 120 थीटा कॉस 120 माइनस थीटा इक्वल टू 4/a। ध्यान से देखो, कॉस थीटा इक्वल टू 2/a और कॉस 120 माइनस थीटा इक्वल टू 4/a। इन दोनों रिलेशन से अपन क्या करेंगे? ए की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो क्या क्या रिलेशन है हमारे पास? पहला, कॉस थीटा इक्वल टू 2/a है, और दूसरा क्या है बेटा? कॉस 120 माइनस थीटा इक्वल टू 4/a है। बोलो सही है यहां तक? तो कॉस 120 माइनस थीटा क्या होगा बताओ? कॉस ए कॉस बी, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा रहा हूं, प्लस साइन ए साइन बी इक्वल टू 4/a। चलो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉस 120 को हम लोग लिख सकते हैं क्या? कॉस 90 प्लस 30 इंटू कॉस थीटा। वैसे ही इसको लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30 इंटू साइन थीटा। बात समझ में आ रही है? 4/a। खैर, कॉस 90 प्लस 30, कॉस 90 प्लस 30, 90 पे चेंज मतलब साइन 30, लेकिन माइनस साइन के साथ, क्योंकि कॉस 90 प्लस 30 सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस 90 प्लस 30 क्या होता है? निगेटिव, है ना? तो ये हो गया माइनस का साइन 30, और माइनस का साइन 30 मतलब माइनस का 1/2। कॉस थीटा कितना है बेटा? 2/a, तो यहाँ पे तो 2/a आ गया, प्लस साइन 90 प्लस 30, साइन 90 पे चेंज यानी कॉस 30, क्योंकि साइन 90 प्लस 30 सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो गिवन होता है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पर कॉस 30 मतलब √3/2। चलो यहाँ तक आ गए। अब साइन थीटा कैसे निकालोगे? तो तुम बोलोगे सर इसको लिख दो ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। हम बोलेंगे हाँ यही तो लिखना है, क्योंकि हम सभी को ए में एंट्री करवाने में लगे हुए हैं, राइट? तो यहाँ से 2 और 2 गया, ये माइनस का 1/a है, तो उधर जाके 3/2, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा कितना है? 2/a है कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा 4/a² का अंडर रूट हो जाएगा। और उधर जाके ये -1/a, 4/a प्लस 1/a 5/a हो जाएगा। बोलो सही है? अब अगला काम क्या करोगे? स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग जैसे ही करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर तो 3/4 हो जाएगा, और यहाँ पर a² माइनस 4/a² हो जाएगा। स्क्वायरिंग कर लिए, राइट? और उधर 25/a² हो जाएगा, यहाँ से a² भी गया। अब फाइनल आंसर हमारा आने वाला है बेटा। फाइनल आंसर क्या आ रहा है? a² माइनस 4 इक्वल टू 25, 100/3। देखो ना, 25 इंटू 4 100/3, तो a² इक्वल टू आया 1112/3, क्योंकि प्लस का 4 करोगे तो a इक्वल टू कितना आएगा? √112/3। ये आंसर है इसका। अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकली थोड़ा अच्छा है। बात समझ में? क्योंकि हम यहाँ पे ज्यादातर ट्रिगो यूज कर रहे हैं। बोलो समझ में आया नहीं आया? ये ज्यादातर ट्रिगो यूज कर रहे हैं, राइट? आया समझ में ये? है ना? तो ये ध्यान रखना, इक्विलेटर ट्रायंगल है। अब वो वाला ऑप्शन नहीं ले सकते कि बी और सी आमने सामने बैठेगा। बी और सी आमने सामने बैठ गया तो थर्ड वर्टेक्स इसके इक्वल डिस्टेंस मतलब मिड पॉइंट पे बैठेगा 3 यूनिट के ऊपर, और लेंथ तो 6 मीटर आएंगे या फिर हमारा। बात समझ में आई ना? लेंथ 6 मीटर और ये 3 मीटर, वो क्वेश्चन में ही नहीं है, बोला 2 मीटर पे ही बैठाना है। बोला 100% बी और सी एक दूसरे के टिल्ट में होंगे। बात समझ में? आमने सामने नहीं होंगे अगर लाइन पैरेलल है तो। ये बात समझ में आया?
चलो आगे चलें। अब अगला क्वेश्चन ये वाला देखो, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। यहाँ पे देखिए आपको क्या बोला है कि x1 x2 y1 जो भी है ये आर द सच दैट 4 पॉइंट गिवन है इस तरीके से, है ना। यहाँ पर कोई कंडीशन है तो पहले देखो ये इसको याद करते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या है, यहाँ पर है i इक्वल टू 1 टू i इक्वल टू 4, एक्स आई का स्क्वायर प्लस सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, तो वाई आई का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2x1 x3 प्लस x2 x4 प्लस y1 y2 प्लस y3 y4। यही है ना कुछ। तो यहां से देखो i1 इक्वल टू 1 है तो इसको क्या लिखोगे, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर। i इक्वल टू 1 पुट किया, फिर 2 पुट किया, फिर 3, फिर 4। ऐसे ही y1 में y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर i इक्वल टू 1 2 3 4 y2 फिर y3 फिर y4 का स्क्वायर। उम्मीद है समझ में आया होगा। फिर उधर ले गए तो 2x1 x3 फिर प्लस का 2x2 x4 फिर 2y1 y2 फिर 2y3 y4। खैर अब ध्यान से देखो, इसको नजर रखो, उसका पेयर बनाते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ध्यान से देख क्यों हो रहा है ऐसा। x1 का स्क्वायर प्लस x2 का x3 है तो x3 का स्क्वायर, उधर से माइनस का 2x1 x3 लाए ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बने, चीजें सिंपल हो जाए। तो ये दोनों हो गया। फिर अगला है x2 x4, तो x2 x4 का पेयर बनाते हैं। तो x2 का स्क्वायर प्लस x4 का स्क्वायर माइनस 2x2 x4, ये भी हो गया। फिर अगला है, ये भी हो गया, ये भी अगला है y1 by 2, तो y1 by 2 का पेयर बनाते हैं। तो ये हो गया y1 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर माइनस 2y1 by 2, इसका भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और अगला है y3 by 4 का बनाते हैं। तो y3 का स्क्वायर प्लस y4 का स्क्वायर माइनस 2y3 by 4, सब लोग इधर आ गए तो लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। अब ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस y1 by 2 है बेटा, यहाँ पे y1 by 2 है ना, यहाँ पर y1 by 2 है। उधर से देखो y1 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, ठीक है। तो y1 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस अगला बताओ y3 माइनस y4 का स्क्वायर का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखना, क्या आपको पता है किसी भी नंबर का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है ना। किसी भी नंबर का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, निगेटिव हो ही नहीं सकता। अब ध्यान से देखो बोला क्या है यहाँ पे कि 4 नंबर है, मतलब ये चारों नंबर कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव है या इक्वल टू 0 है। यही दो बातें होंगी ना। तो ये चारों नंबर पॉजिटिव होंगे या इक्वल टू 0 होंगे। तो ये नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है सर, ये भी नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये भी नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये भी नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू, ये नंबर मतलब स्क्वायर वाला। लेकिन मेरे को तो लेस देन 0 चाहिए और इनइक्वलिटी को होल्ड भी करवाना है। तो इनइक्वलिटी कब होल्ड होती है, अगर मान लो लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो मैं बोलता हूँ एक्स लेस देन 0 हो जाए या एक्स इक्वल टू 0 हो जाए। तो ये सारी पार्टी लेस देन 0 तो नहीं हो सकती क्योंकि कोई नंबर नेगेटिव है ही नहीं, यानी एक ही कंडीशन बचा, इक्वल टू 0 हो सकता है। इक्वल टू 0 कब होगा, जब सारे के सारे 0 के इक्वल हो जाए, यानी इनइक्वलिटी होल्ड व्हेन x1 माइनस x3 इक्वल टू 0, है ना, व्हेन x2 माइनस x4 इक्वल टू 0, व्हेन y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है। और y3 इक्वल टू y माइनस y4 इक्वल टू 0। यानी एक चीज मेरे को क्या पता चला कि x1 सर x3 के बराबर है, x1 x3 के बराबर है, x1 इक्वल टू x3 है सर। चलो एक आ गया। अगला बताओ, अगला क्या है, x1 इक्वल टू x3 है। अगला अगला क्या है, x2 इक्वल टू x4 है, x2 इक्वल टू x4 है, x2 इक्वल टू x4। ध्यान से करना है सारा काम, x2 इक्वल टू x4। और अगला क्या है बेटा, y3 इक्वल y1 इक्वल टू y2, y1 इक्वल टू y2, y1 किसके बराबर है, y1 इक्वल टू y2 है। और लास्ट
लास्ट वाला कौन सा है देखो, लास्ट वाला y1 इक्वल टू y2 और एक है y3 इक्वल टू y4, y3 इक्वल टू y4 है। अब इसके हिसाब से डायग्राम बनाते हैं। अब देखो डायग्राम ऐसा कुछ बनाते हैं, ध्यान से देखो, पहले पॉइंट लिख लेते हैं या डायग्राम ही बना लें, देखो डायग्राम बना लेते हैं चलो। तो ये मान लो डायग्राम है, अगर ये पॉइंट ए x1 y1 है, अगर मैं x एक्सिस के पैरेलल शिफ्ट करूंगा तो y1 सेम होगा, बोलो सही है। तो y1 इक्वल टू y2 है, तो यहां पर 100% b क्या होगा, y1 इक्वल टू y2 है तो b पॉइंट हो गया x2 y2, क्योंकि y1 इक्वल टू y2 है। अच्छा, अगर वर्टिकल जाएंगे तो x1 सेम होगा, तो x1 किसके बराबर है, x3 का, तो ये पॉइंट क्या हो गया हमारा, x1 x3 के बराबर हो जाएगा, तो ये d पॉइंट हो जाएगा x1 x3 y3, और ये पॉइंट x2 किसके बराबर है, x2 है x4 के बराबर, तो ये पॉइंट हमारा हो गया x4 y4। खैर यहां तक समझ में आया ये। अब मेरे से क्या बोला है, अब मेरे से क्या बोला है, कौन कौन सा फिगर है, ध्यान से देखो, यहां तक फिगर बना लिया ये। अब पैरेललोग्राम है कि रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है कि रोम्बस है, तो पहले तो मिड पॉइंट देख लेते हैं, है ना, चारों फिगर तो मिड पॉइंट तो कोइंसिडेंट होंगे ही होंगे, है ना, मिड पॉइंट तो कोइंसिडेंट होगा ही ना। तो डायगोनल का लेंथ देख लेते हैं बेटा, तो डायगोनल का लेंथ अगर देखोगे तो क्या होगा बताओ, ए बी सी डी, डायगोनल का लेंथ देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा देखो गौर से, डायगोनल का लेंथ देखो, डायगोनल का लेंथ बताओ क्या होगा। हाँ डायगोनल का लेंथ बताइए, ये है हमारा ए सी, तो ए सी क्या होगा बेटा, ए सी, ध्यान से देखो, x4 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ध्यान से देखना। और अगर मैं बोलूं BC निकालो, AC और एक BD निकालो, तो BD क्या है, BD होगा x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब गौर से देखना, x4 माइनस x1, x4 किसके बराबर था, x2 के बराबर, तो देखो x4 और x2 यहाँ भी है, x1 x3 ये यानी ये वाली पार्टी और ये पार्टी सेम है ना, क्योंकि सॉल्व थोड़ी करेंगे, सॉल्व करके कैंसिल करोगे, इससे अच्छा यहीं पे कंपेयर कर लेते हैं। x4 किसके सामने बैठा हुआ है, x2 के बराबर, तो देखो x4 x2 इधर भी है, इधर x4 है तो इधर x2 है, बैलेंस होने के लिए। यहाँ पर x1 है तो यहाँ पर x3 है, बैलेंस होने के लिए। वैसे ही यहाँ पर अगर y4 है तो y4 y3 है, बैलेंस होने के लिए, दिख रहा है ये दोनों, और y1 y2 ये दोनों बैलेंस, तो ये दोनों तो बिल्कुल सेम है ना, डायगोनल सेम है, डायगोनल अगर सेम है तो और ऑप्शन रिजेक्ट करते हैं। डायगोनल अगर सेम है तो कौन कौन सा, पैरेललोग्राम में डायगोनल सेम नहीं होता, है ना, पैरेललोग्राम में डायगोनल सेम नहीं होता, तो रोम्बस में भी नहीं होता, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं है सर। अब बचा क्या, रेक्टेंगल और स्क्वायर, तो रेक्टेंगल स्क्वायर में एडजेसेंट साइड्स अब चेक करो, तो एडजेसेंट साइड्स मतलब दो साइड का लेंथ एडजेसेंट्स वाले, है ना, साथ वाले दोनों सेम होने चाहिए, तो स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले ये वाला लेंथ देखते हैं, ये वाला लेंथ कितना है बेटा, ये वाला लेंथ है हमारा, ध्यान से देखो, x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर इसमें भी कोई बैलेंस होने के लिए बैठ गया तो फिर हम बोल देंगे ये भी सेम है। और इसका लेंथ देखो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब ध्यान से देख, इधर x3 है तो उधर x1 होना चाहिए, तो इधर x1 है, क्योंकि स्क्वायर है ना, अंदर माइनस साइन भी आ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि -1 का स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं है। तो x3 है तो उधर x1 है, राइट। इधर अगर x2 है इधर में, तो x2 को बैलेंस होने के लिए कौन आना चाहिए, x4, जो इधर अवेलेबल नहीं है। मतलब अब ये दोनों डिफरेंट है, मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड सेम नहीं है। जब सही सेम नहीं है मतलब ये क्या हो गया, रेक्टेंगल वाला केस आ गया। बात समझ में आई, देख रहे हो अपन चारों साइड का लेंथ निकाले ही नहीं, मतलब ये कैसा फिगर है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर तो है ही नहीं, स्क्वायर में चारों साइड सेम होना चाहिए, ये नहीं है, ये है, रेक्टेंगल है। बात समझ में ही नहीं आया, क्लियर हुआ ये वाली बातें, आगे चलें। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्या है, सेक्शन फॉर्मूला, ये सब पढ़ रखा है, मैं जल्दी से निकाल देता हूं बस यहां से। हाँ जी क्या बोल रहे हो, चलो आगे। अगला देखो, सेक्शन फॉर्मूला पता ही है, डेरिवेशन करने की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं है। बात समझ में आई ना, तो ये तुमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ होगा, a x1 y1 b x2 by 2, ध्यान से देख लो, p पॉइंट है इधर जो इसको m/n रेशियो में कट कर रहा है, और इसका कोऑर्डिनेट है x, y, तो है ना,
तो कैसे बोलते हैं, इधर वाली पार्टी इधर के साथ मल्टीप्लाई होगी और इधर वाली पार्टी इधर के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो P यानी x, y इंटरनल है ना, इंटरनल मतलब P अंदर है, तो कैसा होगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, है ना। P AP, ध्यान से देखो यहां पर क्या दिखा हुआ है, AP अपॉन PB इक्वल टू m अपॉन n है बेटा, पता ही होगा ये। अब ध्यान से देखो, अगर P पॉइंट बाहर चला जाए, मान लो ये A है, ये B है, और P पॉइंट ना बाहर बैठा हुआ है, एक्सटर्नल डिवीजन करवाना है, तो ये मान लीजिए x1 y1 है और ये मान लो x2 y2 है, बात समझ में आई। और P पॉइंट x y है, और अभी भी AP, A से लेके P तक m है रेशियो, और P से लेके B तक n है रेशियो। मैं तो रेशियो तो वही लेके चल रहा हूं, लेकिन P इस बार एक्सटर्नल है, कहने का मतलब A से अगर मैं P की बात करूं तो ये वाला m है, और P से अगर मैं B की बात करूं तो ये वाला n है। तो ध्यान से देखो, घर में ना चटाई होती है ना, चटाई, मैट, जब उसको रोल करते हो इस तरीके से, है ना, जब रोल करते हैं ना, तो क्या होता है कि ये पी पॉइंट ना बीच में आके बैठ जाएगा, बोलो सही है, ऐसे जब रोल कर रहे हैं पी पॉइंट की तरफ से, तो रोल करके ना पी पॉइंट को बीच में लाके बैठा दिया। तो अगर ये डायरेक्शन मान लो पॉजिटिव का मान लिया वन में, तो ये डायरेक्शन निगेटिव का हो गया, और अगर बी और पी यहाँ पर प्लस का एन है तो यहाँ पर माइनस का एन हो गया, और अभी भी हम ए से पी में इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये एम हो गया, यानी रेशियो किस में चेंज हो गया, एम इज टू माइनस एन में। तो जहां पर एम है, जहां पर सॉरी एन है, वो उसको माइनस एन से रिप्लेस कर लो। तो जहां पर एन है, एन कहां पे है, mx2 माइनस एन x1 अपॉन m माइनस एन, यहां पर y कोऑर्डिनेट लिखा ही नहीं, my2 प्लस ny1 अपॉन m माइनस एन, और इधर भी my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस एन। बात समझ में आई, अगर माइनस है तो एक्सटर्नल डिवीजन है, बात समझ में आई। ये हमने यहाँ पर वही लिखा हुआ है, x इक्वल टू, ये इंटरनल डिवीजन के लिए, एक्सटर्नल डिवीजन शायद आगे हो, बात समझ में आई या नहीं आया। तो एक्सटर्नल डिवीजन ये वाला हमने आपको करवा दिया। यहाँ पर डायग्राम है, डायग्राम अगर पूछा जाए तो देखो, ये एंगल 90 डिग्री, तो ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, बात समझ में आई। तो ए से, सॉरी एंगल से ए से ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, सिमिलर मतलब अगर सिमिलर हैं तो साइड क्या होगा, प्रोपोर्शनल में होगा, तो ए अपॉन पी डी, ए अपॉन इसको बी डी, है ना, प्रोपोर्शनल वाला केस लगा रहा हूं, ए अपॉन बी डी इक्वल टू, वर्टिकल कौन सा, ये वाला बीई, ए लिया ना, तो बीई अपॉन पी डी इक्वल टू इधर ए बी अपॉन बीपी, है ना। तो सब कुछ अपने को ये वाला प्रॉपर्टी लगानी है, एक बार ए बी अपॉन बीपी को इसके साथ, एक बार इसके साथ बैठा देना, आंसर आ जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से कुछ इसका मतलब है नहीं, आपको याद रखना है बस ये वाला, ठीक है ना। चलो आगे चलें। अब यहाँ पे देखिए, ये क्या है बेटा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, है ना, ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये तो कर ही लोगे। यहाँ पर पी पॉइंट है जो 3:1 रेशियो में कट कर रहा है, तो 3 इधर जाएगा और 1 इधर जाएगा, है ना। तो पी पॉइंट क्या होगा बेटा, पी एक्स वाई है, तो 3 बी के साथ, तो 3 इंटू 9 प्लस 1 इंटू 5, है ना, mx2 प्लस nx1 अपॉन 3 प्लस 1, ऐसे ही 3 इंटू 6 प्लस 1 इंटू माइनस 2 अपॉन 3 प्लस 1। तो यहाँ से क्या आया, 9 3 जा 27 प्लस 5 32 अपॉन 4, और इधर 18 माइनस 2 16/4, तो 8,4 8,4 आया समझ में। ये लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, इतना फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स, तो ये आंसर आया फाइनल। क्लियर हुआ ये, है ना, कितना आसान है ये सब। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, ये भी वैसे ही है सेम। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट अभी करवाया था यार, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, ठीक है, ये कर लेना, ये तो है ही नहीं कुछ भी। खैर आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखिए, कोऑर्डिनेट ऑफ ट्राइसेक्शन, हाँ ये थोड़ा सा अब समझना है। ट्राइसेक्शन, ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट, है ना। पहले हम लोग सेक्शन फॉर्मूला से करेंगे, फिर अपन गैप मेथड मतलब शॉर्टकट से करेंगे। तो 3 इक्वल पार्ट्स वाला, तो ध्यान से देखो, ये मान लो एक पॉइंट, ये मान लो क्या गिवन है कि लेट ए पॉइंट ए है 1,-2 और एक पॉइंट है हमारा बी 4,5,
और 3 इक्वल पार्ट चाहिए, तो इसको मान लेते हैं P और इसको मान लेते हैं Q, तो 3 इक्वल पार्ट हो गया ना। तो अगर मैं बोलूं AP इज टू PB, क्योंकि हर पार्ट इक्वल है, तो ये 1 यूनिट है, ये दूसरा यूनिट है, तीसरा यूनिट है, तो ये वाला तो 1 यूनिट हो गया, तो यहां से यहां तक 2 यूनिट हो गया, तो AP अपॉन PB यानी 1:2 होगा। बोलो सही है, AP इज टू PB इक्वल टू 1:2। तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ, P x, y क्या होगा, 1:4 प्लस 2:1, 1 से 4 और 2 से 1 में अपॉन 1+2। बात समझ में आई, इधर का उधर के साथ। फिर अगला क्या होगा, 1:5, 1 × 5 प्लस 2 × -2 अपॉन 1+2। चलो यहां तक सही है। 4 + 2 6/3 मतलब 2, यहाँ पर 5 - 4 यानी 1/3। एक तो ये हो गया P। और Q पॉइंट अगर देखें, Q के लिए रेशियो देखते हैं। Q के लिए रेशियो अगर देखोगे तो इस बार Q के तरफ, Q के लिए रेशियो क्या बनेगा बताओ, यहां से यहां तक सब इक्वल टुकड़ा है, तो ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। बोलो सही है क्या। तो अगर मैं बोलूं AQ अपॉन QB इक्वल टू हो जाएगा सर 2/1। तो इसके लिए Q का पॉइंट अब देखो, 2 × 4 प्लस 1 × 1/3, ठीक है। और इधर देखिए 2:5, 2 × 5 प्लस 1 × -2/3, पर कितना आया, 4 × 2 = 8 + 1 9/3 यानी 3, और 5 × 2 = 10 -2 8/3 है। 2 × 5, एक मिनट, 2 × 5 प्लस 1 × -2, हाँ 8/3, ठीक है। आ रहा है समझ में, 8/3 जो भी आया। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट है। अब दूसरा तरीका जो शॉर्टकट है वो समझते हैं। मान लो ट्रांसैक्शन बोला है ना, तो ध्यान से देख, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट मान, ये सॉरी P पॉइंट है, और ये Q पॉइंट है, और ये हमारा B पॉइंट है। A का कोऑर्डिनेट गिवन है ना 1, -2, B और B का कोऑर्डिनेट कितना है 4, 5। कभी भी इक्वल गैप करना हो, ट्रांसैक्शन करना हो, फोर्थ सेक्शन करना हो, इस तरीके क्वेश्चन हो, तो हमेशा ना गैप मेथड लगा लो, जल्दी आंसर आ जाएगा। गैप मेथड क्या है, हम लोग गए A से लेके B तक, तो गैप कितने का बना, x, y में x कोऑर्डिनेट के अंदर गैप बना सर 4, फाइनल पोजीशन 4 है, इनिशियल 1 है, तो -1 अपॉन कितना ट्रांसैक्शन कर रहे हो तो अपॉन 3। और y के अंदर गैप कितना बनेगा 5, और इधर सर -2 है, तो -2 + 2/3। आ रहा है समझ में ये, तो यानी गैप बना इधर 3/3 यानी 1 का, और इधर बना 7/3 का। ये चीज दिमाग में आया, 1 और 7/3 का। अब गौर से देखो, पॉइंट तुमने निकाला, तो x कोऑर्डिनेट पे हम लोग 1 यूनिट का गैप यानी AP में चलेंगे, 1 यूनिट ऐड करते जाएंगे x में। तो देखो x में यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर 2 लिखता हूँ, फिर यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर 3 लिखता हूँ, और अपने आप 4 आ गया। देखो सही है। y कोऑर्डिनेट में हम लोग 7/3 ऐड करते चलेंगे, तो y कोऑर्डिनेट में यहाँ पर -2 है, प्लस 7/3 यानी -2 + 7/3 7 - 6 यानी 1/3, यहाँ पर 1/3। अब प्लस 7/3, तो 7 + 1 यहाँ पर 8/3, 8/3 + 1 8/3 + 7/3, तो 8 7 15/3 मतलब 5। देख रहे हो ये आ रहा है ना ये गैप। तो ये गैप मेथड, ये दिमाग में रख लो, है ना। बात समझ में, इनिशियल माइनस सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन ट्रांसैक्शन करें तो 3 से, फोर्थ सेक्शन करें तो 4 से। ये शॉर्टकट सही है AP वाला, है ना। AP में चल रहे हैं सारे सीक्वेंस, है ना। x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का गैप मेथड से आप वैल्यू निकाल लो, ये शॉर्ट ट्रिक्स अच्छा है ना। शॉर्टकट ये ट्रिक ये अच्छा है। खैर यहां तक समझ में आया, आगे चलें। चलो आगे ये वाला देखना, ये कौन सा है, लाइन ज्वाइनिंग इतना डिवाइड PQ और सच दैट। अच्छा यहाँ पर देखो 4 सेक्शन हुए हैं, इसको अब इसको अपन गैप मेथड से करेंगे, क्योंकि ऐसे रेशियो में ज्यादा लेंदी हो जाएगा, राइट। तो देखो A पॉइंट मान लो ये है सर 3,4, और एक पॉइंट हम लोग मान लेते हैं इधर B 3, -2। A से गए P तक, P से गए Q तक, और Q से गए R तक, और R से गए B तक, और हर एक का सेम है। तो गैप मेथड करते हैं। गैप मेथड में x और y के कोऑर्डिनेट में AP कैसे चलेगा, तो ध्यान से देखो। गैप मेथड में फाइनल पोजीशन कितना है 3, इनिशियल पोजीशन भी 3, तो 3 - 3 अपॉन
4, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट में गैप ढूंढ रहा है। फिर फाइनल है -2, इनिशियल है -4, तो -4 अपॉन 4, क्योंकि 4 का गैप ढूंढना है, तो 0/4 0 का, और -2 -4 यानी -6/4, मतलब -3/2। आया समझ में ये? यानी x के अंदर 0 ऐड करते चलो और y कोऑर्डिनेट के ऊपर -3/2 ऐड करते चलो। अब मेरे हिसाब से आंसर आपका जल्दी आ जाएगा। देखो x में 0 ऐड करते चलो तो x तो कोऑर्डिनेट वही रहेगा, और y में -3/2, तो ये 4 -3/2 यानी 5/2। 4 -3/2, 4 2 8 ये। फिर यहाँ पर देखिए 3 + 0 3, 5/2 -3/2 यानी 5 - 3 2/2 मतलब 1। फिर 3, 1 माइनस ऑफ -3/2, सॉरी 1 -3/2 है ना, तो 2 - 3 यानी -1/2, क्योंकि हम तो ऐड कर रहे हैं ना। बात समझ में आई? फिर -1/2 ऐड किया -3/2, तो -4/2 यानी -2। देखो आंसर आ गया ना, देख लो मिलाते जाओ, 3 है ना, 3 3 आ गया। फिर ऊपर से ऐड कर रहे हैं 4 में 5/2, फिर 1, फिर -1/2, कितना ऐड कर रहे हैं ऊपर में? y कोऑर्डिनेट में हम लोग -3/2 ऐड कर रहे हैं, और इसमें 0 ऐड कर रहे हैं। बस देख रहे हो गैप मेथड कितना आसान है ये, है कि नहीं? तो गैप मेथड से कर लो, ज्यादा अच्छा है, ट्रेस सेक्शन ये सब का हो। ये क्या है? ये आप होमवर्क के लिए। फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन, ओके ये भी करवाना पड़ेगा। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू ए। मीडियन का एक प्रॉपर्टीज होता है बेटा, अभी थोड़ा सा रुक जाओ, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर ये सब जब करना शुरू करेंगे तो उसमें ये आएगा, ए बी सी। ध्यान से देखना, ए वर्टेक्स कितना है? -1/3, -1,3, ये कितना है? 1, -1, और सी है 5,1। यही है ना मीडियन? मतलब ए वर्टेक्स से ड्रॉ किया, ये पॉइंट डी है जो इसको मिड पॉइंट है ये, है ना। तो मीडियन की एक प्रॉपर्टीज होती है, अगर मान लीजिए इसका लेंथ सी है और इसका लेंथ बी है, तो जो मिड पॉइंट है ना, मीडियन, मीडियन है ना ये, ठीक है, लेंथ ऑफ मीडियन, ओके। अच्छा लेंथ ऑफ मीडियन पूछा है, ओके ये तो सही है, फिर तो इतना करने की जरूरत ही नहीं है। लेंथ ऑफ मीडियन है, देखो तो पहले मिड पॉइंट बताओ, ये वाला मिड पॉइंट, क्योंकि डी तो मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट कैसे लिखोगे? 5 + 1/2 x1 x2 + x1/2 और 1 - 1/2 यानी 3,0 आ गया ना ये। अब लेंथ चाहिए तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, आंसर लाओ। इसमें क्या है? ठीक है, तो 3 -(-1) +1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -3 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर 16 + 9, कितना अच्छा रिजल्ट आ रहा है। 25 का अंडर रूट मतलब 5। लेंथ ऑफ मीडियन 5 यूनिट, ये कुछ और मैं सोचा था। चलो आगे, इफ द मिडिल पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट इतना ही इतना, ये भी कर लेना, ये तो आसान है तुम्हारे लिए। मिड पॉइंट गिवन है x1 + x2/2, ये कर लेना होमवर्क के लिए। चलिए आगे, अगला क्या है? हाँ यहां से ये देखो, आगे चलें, क्या बोल रहे हो? हाँ देखिए, एक कुछ प्रॉपर्टीज है, ये ध्यान से समझना। अब बोला इफ द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ए x1/1 एंड बी x2/2 इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस, x एक्सिस से डिवाइड करवाना है। मान लो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है। एक लाइन को ज्वाइन करवाओ दो पॉइंट से, a x1/1 और b x2/2। मान लो इधर एक पॉइंट है a x1/1 और एक पॉइंट इधर है b x2/2, और x एक्सिस इसको कट कर दिया है, x कोऑर्डिनेट क्या होगा? x,0 ऐसा कुछ होगा ना। बात समझ में आई? इन द रेशियो m/n, ठीक है। तो x एक्सिस किसी लाइन को किस रेशियो में कट करता है? बात समझ में आई? किसी लाइन जो ज्वाइन कर रहा है दो पॉइंट को, तो हम बोलेंगे सर ये p पॉइंट जो है ना, p का कोऑर्डिनेट जो होगा x,0, वो क्या होगा? m(x2) + n(x1) उधर वाला इधर के साथ अपॉन m+n। x कोऑर्डिनेट तो ये होगा, और ये होगा सर m/2 + n/1 अपॉन m+1। लेकिन मेरे को तो रेशियो से मतलब है, तो हम कंपेयर करते हैं y कोऑर्डिनेट को, क्योंकि इधर y कोऑर्डिनेट मेरे को नोन है, यानी m/2 + n/1 अपॉन m+n = 0। तो यहां से क्या बटा? m/2 = -n/1
तो m अपॉन m n इक्वल टू क्या बचा, माइनस y1 अपॉन y2। ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ध्यान रखना m अगर बोले हो पहले ऊपर में m है तो ऊपर में भी माइनस का y1 है, माइनस साइन तो आता ही है, सब में आएगा अभी, लेकिन y1 किधर का है, उधर का ही है जिधर का m है, कंफ्यूज नहीं होने। अगला जल्दी से, अगला देखो, अब y एक्सिस को, तो y एक्सिस को सेम वैसे ही मान लीजिए ये लाइन है, a पॉइंट है x1 y1, b पॉइंट है x2 y2, और y एक्सिस इसको कट कर दिया q पॉइंट पे 0,y1 के, तो और इन द रेशियो m:n। तो क्या होगा बेटा, x कोऑर्डिनेट कंपेयर कर लें क्योंकि x कोऑर्डिनेट 0 है, थोड़ा जल्दी कर रहा हूं, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n इक्वल टू 0। तो mx2 प्लस nx1 इक्वल टू 0, तो mx2 इक्वल टू माइनस का nx1, तो m बाई n इक्वल टू क्या बना, माइनस x1 बाई x2। तो देखो ऊपर में x1 है तो x1 m की तरफ है ना, ऊपर जो रेशियो उधर का ही कोऑर्डिनेट लेना है। बात समझ में आई। अगला, अगला देखिए ये वाला, अब x एक्सिस कट कर दिया दो पॉइंट को, लाइन ज्वाइनिंग वाले को, y एक्सिस कर दिया, अब लाइन कट कर रहा है, ध्यान से देखना। मान लो एक लाइन है जो दो पॉइंट से गुजर रहा है, x1 y1 और b x2 y2। एक दूसरी लाइन है, लाइन का इक्वेशन गिवन होगा a x b y प्लस c, ये लाइन है। दूसरी लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। चलिए अब बोल रहा है कि भैया ये किस रेशियो में कट करेगा, तो हम मान लेते हैं P का कोऑर्डिनेट h k, और ये जो रेशियो है ना वो है m:n। तो m अपॉन n निकालना है, पहले P पॉइंट निकालते हैं इसके हिसाब से। तो P पॉइंट क्या होगा बताओ, P पॉइंट होगा सर mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और इधर m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। हम बोले हाँ यहाँ तक बिल्कुल सही है। अब तुम बोलोगे सर ये जो पॉइंट है ना वो लाइन के ऊपर ही तो है, तो हम लोग हाँ ये भी सही है ना, अगर ये पॉइंट लाइन के ऊपर है तो h k जो है ना वो सेटिस्फाइड तो इसको भी कर रहा होगा, ए एच प्लस बी के प्लस सी इक्वल टू 0। और एच के क्या है, एच ये है और के ये है। बात समझ में नहीं आया, तो हम लाइन में ना एच और के की वैल्यू चिपका देते हैं। तो देखो ए एच कितना है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ए एच प्लस बी वाई, बी के सॉरी के कितना है m/2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, प्लस का c इक्वल टू 0। अब एलसीएम लोगे बेटा तो गौर से देखना, m प्लस n तो दिखाई दे रहा होगा, एलसीएम लेंगे तो c के पास चला जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा amx2 प्लस anx1 प्लस bmy2 प्लस bny1, और c के साथ जब जाएगा m प्लस n तो cm प्लस cn इक्वल टू 0। अब m प्लस n को उधर भेज दो, जब उधर भेजोगे तो क्वेश्चन जो बनेगा ना m वालों के एक तरफ amx2 और m कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो bmy2 और n कहाँ पे है, m c के साथ एक m है, और n वाले को उधर, क्योंकि कहीं ना कहीं हम रेशियो में इंटरेस्ट है, तो माइनस का any2, माइनस n कॉमन ले लो ना, माइनस का bny1 माइनस सॉरी माइनस साइन कॉमन ले लिया तो प्लस का cn। अब ध्यान से देखो, उधर से n कॉमन ले लीजिए और इधर से m कॉमन ले लीजिए, ध्यान से देखना, उधर से n कॉमन ले लो, इधर से हम लोग n कॉमन लेते हैं, तो माइनस का n क्या बचा, ay2 प्लस by1 प्लस c, है ना, और इधर क्या है, कुछ गड़बड़ है, anx1 है ना यहाँ पे, ओहो यहाँ पर x1 है ना बेटा ये वाला, तो यहाँ भी x1 आएगा ना, अब सही है, ये x1 है, ठीक है x1, और इधर देखो इधर से m कॉमन लेता हूं तो ये क्या बचेगा ax2 प्लस by2 प्लस c। बात समझ में आई। तो m अपॉन n, माइनस साइन उधर ही रहने दो, क्या बचा ऊपर, इधर बचा ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन ax2 प्लस by2 प्लस c। ध्यान क्या रखना है, अब m किधर है, m इधर है, तो वो वाली वैल्यू लाइन में गई पहले ऊपर में, n इधर है तो ये वाली वैल्यू नीचे गई लाइन में, बात समझे, ये वाली वैल्यू नीचे गई लाइन में। बात समझ में आई नहीं, ऐसा कुछ क्लियर हुआ ही नहीं हुआ ये, है ना। तो इसी का हम बोल रहा हूँ ना, शॉर्ट नोट्स जरूर बना लेना, आज ही जैसे ये 3 फॉर्मूले आए तुम्हारे पास, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे आएंगे अभी धीरे धीरे,
बात समझ में आई? चलो आगे चलें। अब क्वेश्चन करते हैं इस पे। ये कौन सा है? ये तो सबको पता होता है कि अगर रेशियो नहीं गिवन है, ये 10th में भी पढ़ा होगा तुमने, इफ रेशियो इज नॉट गिवन देन टेक केस टू 1 एट द रेशियो। तो क्या होगा, एक तो 1 ले लिया है तो ये बनेगा कोऑर्डिनेट, है ना? बात समझ में आई? और के इज पॉजिटिव, अगर के पॉजिटिव आया तो इंटरनल डिवीजन है, अगर के निगेटिव आ गया तो एक्सटर्नल डिवीजन है। ये पता है, 10th में तुमने कर रखा है। बात समझ में आई ना? आगे चलें। अब ये आगे अब देखो क्वेश्चन है, डिटरमाइन द रेशियो इन विच। अब ध्यान से देखो, ये डायरेक्ट कर लेंगे हम लोग। देखो ये पॉइंट है ए 3, -1 और बी पॉइंट है हमारा 8, 9 और लाइन है हमारा L इक्वल टू वाई माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो m है और इधर n है मान लो, तो m/n क्या होता है बताओ? ये वाला पॉइंट इधर जाएगा ऊपर में माइनस साइन के साथ, लेकिन ax1 तो देखो माइनस का 1, x1 कितना है यहाँ पे 3, ax1 ध्यान से, प्लस का by1, y1 कितना है, y1 तो ये है, b कितना है 1 है 1 और y1 कितना है बेटा -1, by1 प्लस c में तो कोई चेंज नहीं आएगा, अपॉन n इधर है तो n वाला पॉइंट अब बैठेगा ax1 यानी माइनस का 1 इंटू 8 ax1 प्लस by1 मतलब 9, b तो 1 है ना, प्लस का 2, बस आंसर आ गया। देखो कितना आंसर, अंदर में माइनस एन बाहर है, -3 -1 -4 प्लस 2 यानी -2 और ये 9 + 2 11 -8 3 और माइनस माइनस प्लस यानी 2/3। आया समझ में? ये ध्यान रखना। देख लो आंसर अगर आपको याद है ना ये वाला फॉर्मूले तो तुरंत निकाल लोगे। ये क्या है? हाँ ये भी करवा रखा होगा शायद। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट, ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स, इस पर क्या दिया है ना, ध्यान समझना। ये आपको मिड पॉइंट्स गिवन है, वर्टेक्स नहीं गिवन है, मिड पॉइंट्स गिवन है। मान लीजिए ये x1 y1 है, ये b x2 y2 है और ये c x3 y3 है ना? आपको गिवन है कोऑर्डिनेट्स किसका, मिड पॉइंट्स का। किसका गिवन है? मिड पॉइंट का। तो मान लो ये मिड पॉइंट है 1, 2 d, ये मिड पॉइंट है e पॉइंट कितना है 0, -1 और ये पॉइंट है f 2, -1। तो ध्यान से देखो, अगर मैं लॉजिकली चलें, इन दोनों को मिला लेते हैं अभी ऐसे ही, अगर मैं लॉजिकली चलूं तो कैसे बनाओगे सर? मिड पॉइंट है ना सर, तो x1 + x2/2 इक्वल टू सर 2 है। ऐसे ही सर y1 + y2/2 इक्वल टू सर -1 है। फिर x2 + x3/2 इक्वल टू 1 है और सर इधर y2 + y1/2 इक्वल टू सर 2 है। बिल्कुल सही है, ऐसे भी आंसर आएगा। और थर्ड x1 + x3/2 इक्वल टू सर 0 है और हमारा y1 + y3/2 इक्वल टू हमारा सर -1 है। यहां तक सही है? अब ध्यान से देख, यहां से क्या तेरा आंसर आया कि x1 + x2 4 है, फिर यही आया ना। और इधर से y1 + y2 -2 है। यहां तक आया समझ में? वैसे ही इधर क्या है, x2 + x3 2 के बराबर है और इधर y2 + y1, यहाँ पे कुछ लफड़ा है, x2 + x3 की हो तो y2 + y3 करोगे ना, तो y2 + y3 इक्वल टू 4 है। आ रहा है समझ में? इधर इधर हमारा x1 + x3 0 के बराबर है और इधर y1 + y3 -2 के बराबर है। अगर इसको कोई सॉल्व करने बोले तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, पहले तीनों को ऐड करता हूँ। अगर फिर शॉर्टकट बताता हूँ इसका भी, तीनों को ऐड करता हूँ। तीनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, 1 + 2 + 3 को ऐड करो, इन तीनों को, इधर वाला 1, ये 2 और ये 3 ये वाला है। तो x कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, 2 इंटू, देखो x1 यहाँ भी है नीचे भी है, तो 2 इंटू x1 + x2 + x3 इक्वल टू कितना आया, 4 + 1 + 0 5, यानी x1 + x2 + x3 इक्वल टू 5/2 है। अब देखिए, जब x1 + x2 को इसके साथ माइनस करोगे 5/2 -4, तो जो आंसर आना होगा आ जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? क्लियर हुआ ही है? तो ये थोड़ा सा ना काम मुश्किल हो रहा है। 2y1 + y2 + y3 इसको भी ऐड किया तो यहाँ से कितना आ रहा है बेटा, -2 + 4 2 -2 0 आ रहा है। बात समझ में आई ना? तो y1 + y2 + y3 इक्वल टू 0 आ गया।
अब देखो एक की इक्वेशन ये है, फोर्थ मान लो, तो 4 माइनस जब 1 करेंगे तो x3 की वैल्यू आ जाएगी, जब 4 माइनस 2 करेंगे तो x1 की वैल्यू आ जाएगी, कुछ इस तरीके से। लेकिन इससे अच्छा है ना कि अगर ट्रायंगल का मिड पॉइंट गिवन हो, ध्यान सुनना अब, अगर ट्रायंगल का मिड पॉइंट गिवन हो तो एक काम करो, तेरे को ए वर्टेक्स चाहिए तो ए के सामने लाइन जो है इन दोनों को सम करो और अपोजिट को माइनस करो, है ना, इन दोनों को सम करो, यानी 2 प्लस 0 माइनस 1 मतलब 1। बात समझ में आ रही है? -1 -1 -2 इन दोनों को सम करना है, इन दोनों को सम कीजिए और अपोजिट को माइनस कीजिए, राइट, यही। तो -1 प्लस -1 -2 और -2 यानी -4, तो ये तो आ गया बेटा -4। देख लो कितना जल्दी आ रहा है। फिर यहां देखिए इन दोनों को सम कीजिए, तो 2 प्लस 1 3, 3 और अपोजिट को 0, तो 3 माइनस 0 बाई 3 माइनस 0 बस, और अपॉन ये इन दोनों को y कोऑर्डिनेट -1 प्लस 2 1 और अपोजिट को माइनस, -1 प्लस 2 1 और अपोजिट को माइनस करना है, तो 1 ऑफ -1 2, तो 3,2 ये आ गया। इधर देखो इन दोनों को सम करो, तो 1 प्लस 0 1 -2 यानी -1, 2 माइनस ऑफ -1, सॉरी दोनों को ऐड कर रहे हैं ना, तो 2 माइनस 1 1, 1 माइनस ऑफ -1 2, तो इसका ये आया। देख लो ऐसे निकालना ज्यादा आसान है, मतलब अपोजिट का सम, है ना, अपोजिट वर्टेक्स कैसे लिखोगे इसको, यानी मैं एक बता देता हूं ऐसे, यहां से हमने x1 y1 निकाला है, कैसे निकाला है, f का x कोऑर्डिनेट प्लस e का x कोऑर्डिनेट माइनस d का x कोऑर्डिनेट, मतलब सामने वाले का सम माइनस ये। वैसे ही y वाला f का y कोऑर्डिनेट प्लस e का y कोऑर्डिनेट माइनस d का y कोऑर्डिनेट। ये शॉर्टकट है, अगर याद कर सकते हो तो करो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप ना एक काम कर लो, शॉर्ट नोट जरूर बना लो बेटा। आगे चलें अब जल्दी से, अगला देखो क्वेश्चन, अगला देखिए ये वाला। हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ध्यान से देख लो अब। आज का लास्ट क्वेश्चन ये है हमारा, टारगेट सारे हो गए पूरे आज के। 2 पॉइंट्स ए x1 y1 एंड बी h2 y2, 2 पॉइंट्स है, ध्यान समझते चलना अब। ए x1 y1 और बी h2 y2 आर चूजन ऑन द ग्राफ ऑफ f(x) इक्वल टू log x, आर चूजन, ये दोनों पॉइंट किसके ऊपर है, ग्राफ के ऊपर है। कौन सा ग्राफ है, y इक्वल टू log x। चलो यार y इक्वल टू log x का पहले ग्राफ बना लेते हैं। y इक्वल टू log x, ये मान लो y इक्वल टू log x का ग्राफ है बेटा, ठीक है। आगे बोला है कि x1 जो है ना x2 से छोटा है, x1 पहले x2 बाद में है, ये वाला पॉइंट कितना है 1,0, ठीक है। द पॉइंट सी एंड डी ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ए बी, पहले ए कहाँ पे है, ए पॉइंट क्या गिवन है, ए बी विथ ए सी एंड थ्रू सी ए हॉरिजॉन्टल लाइन इज ड्रॉन, ए x1 y1 और x1 y1 इफ x1, हाँ ये ढूंढ रहा था मैं, इफ x1 इक्वल टू 1 है, यानी ए तो बेटा x1 y1 है ना, और ए की वैल्यू 1 है, तो 1 तो यहाँ पर, यानी ए यहीं पे है, यही पॉइंट ए है। यानी अगर ए x1 y1 है और x1 इक्वल टू 1 है, तो ये तो पॉइंट 1 है, तो log x के कारण y1 0 है ना, तो y1 0 है, यानी ए पॉइंट ही है। अब क्वेश्चन अब थोड़ा सा डिकोड होना शुरू होगा। अब हमारे को क्या बोला है, ए और कौन सा पॉइंट बोला है, बी, तो बी पॉइंट कहाँ पे है, बी पॉइंट ग्राफ के ऊपर है, तो मान लेते हैं ये बी पॉइंट है और इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। चलो यहां तक क्लियर हो गया। ये आर चूजिंग द ग्राफ, क्योंकि x1 इज लेस देन x2 है, तो x1 तो 1 है, तो x2 आगे है कहीं, ठीक है भाई। यहां तक द पॉइंट सी एंड डी ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ए बी विथ ए सी इज लेस देन, ए सी जो है ना लेस देन सी बी है, यानी ए सी, ए और सी एक तरफ है, मतलब सी ए के तरफ है, तो ये सी है, तो ये ए सी इज लेस देन, अच्छा ट्राइसेक्शन कर रहा है, ए सी इज लेस देन इफ द पॉइंट सी एंड डी, तो ये सी और डी ट्राइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, यहां तक समझ में आया। और ए सी इधर है, ए सी लेस देन सी बी, यानी सी ए के तरफ है। चलो यहां तक समझ में आ गया ये। थ्रू सी ए हॉरिजॉन्टल लाइन इज ड्रॉन टू कट द कर्व, अच्छा सी से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है हमारे को, सी से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। यहां से मान लो ये सी है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है
और ये कट द कर्व एट E(x3, y3), मतलब यहां पर जो पॉइंट है ना कर्व को जहां पे ये कट करा है, तो ये पॉइंट है E(x3 और y3। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फिर से बताता हूं, एक ग्राफ log x का है, आपको एक पॉइंट लेना है a x1 y1, लेकिन x1 हमारा 1 है तो a पॉइंट यहीं पे है, ठीक है, और b x2 y2, यहां तक सही है। एक पॉइंट है c एंड d जो ट्राइसेक्ट कर रहे हैं ए बी को, लेकिन c a की तरफ है। हमने c से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी जो ग्राफ को कट करता है e के ऊपर x3, y3 के ऊपर। खैर आगे क्या बोला है, इफ x1 इक्वल टू 1 एंड x2 इक्वल टू 1000, ओके, x2 इक्वल टू 1000, ये है x2 कॉमा 0, तो ये हो गया 1000 कॉमा 0, ठीक है सर। x2 इक्वल टू 1000, तो यहाँ पर अगर x2 1000 है तो y2, क्योंकि y इक्वल टू लॉग x है ना, तो y2 इक्वल टू लॉग x2 हो जाएगा, तो लॉग y2 हो जाएगा लॉग 1000। अजीब सा डेटा है, लेकिन डरना नहीं है बेटा। देखो इधर यहाँ तक सही है, तो हमसे क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ x3, ठीक है, x3 पूछा है। अब एक चीज बता, एक चीज यहाँ पर गिवन है ट्रैश सेक्शन वाला पहले कंसेप्ट लगाते हैं। देखो ये वाला रेशियो 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक का रेशियो 2 है, तो पहले तो ये लाइन ही को उठा लेते हैं, ये लाइन को उठाते हैं। देखो ये लाइन क्या बोल रही है कि सर एक पॉइंट ए है 1,0, एक पॉइंट बी है 1000, लॉग 1000, सही है क्या, और एक पॉइंट सी है जो 1:2 रेशियो में कट कर रहा है। तो सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ, 1 इधर का उधर के साथ ना, तो 1000 प्लस 2 इधर आ जाएगा, 2 इधर अपॉन 3, और y कोऑर्डिनेट कितना होगा, y कोऑर्डिनेट होगा log 1000 प्लस 1 × y2 प्लस 2 × 0 अपॉन 3, यानी c का कोऑर्डिनेट मेरे को बेटा पता चल गया कि यार 1002 अपॉन 3 और इधर log 1000 अपॉन 3 है, यानी c का कोऑर्डिनेट तुम पता कर लिया, राइट। c का कोऑर्डिनेट क्या आया, c का कोऑर्डिनेट आया हमारा, ध्यान से देखना, अब c का कोऑर्डिनेट हम निकाल चुके, ये कोऑर्डिनेट है हमारा 1000/2, 1002/2 सॉरी 3, और log 1000 होल अपॉन 3। खैर अब देखो c के ऊपर एक पैरेलल लाइन बोला है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ही ड्रॉन, यहाँ पर लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉन किया हुआ है तो ये कौन सी इक्वेशन होगी, ये इक्वेशन होगी y इक्वल टू y3 की, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में तो y एक्सिस तो चेंज होता ही नहीं है। तो y3 कितना है, y3 देखो ये है, क्योंकि इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वही y3 होगा, तो y3 बेटा कितना आया, y3 है log 1000/3, ये है y3, बोलो सही है क्या, y3, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया ना तो y कोऑर्डिनेट दोनों का सेम होगा। अब मेरे को x3 पे पहुंचना है, तो अब मेरे को पता है कि हमारे पास ग्राफ है y इक्वल टू लॉग x का। अगर मैं बोलूंगा y3 इक्वल टू, तो तुम बोलोगे सर y3 के टाइम में x3 है, तो log x3 कितना है, log x3 y3 के बराबर है, y3 कितना है log 1000 अपॉन 3 के बराबर है। अभी कंपेयर नहीं होगा तो मैं 3 को इधर बुला लेता हूं, log x3 इक्वल टू log 1000 है, बोलो सही है। अब x3 इक्वल टू कितना होगा, x3 का क्यूब आ जाएगा ना, ये 1000, फिर कंपेयर कर दिया, यानी x3 का क्यूब इक्वल टू 1000 है। तो फाइनल आंसर आ चुका है हमारा यहाँ पर शायद कि सर x3 का क्यूब इक्वल टू 1000 है, यानी 10 का क्यूब है। कंपेयर करोगे तो x3 इक्वल टू 10 आएगा। इसका आंसर क्या होना चाहिए, x3 इक्वल टू 10, बोलो सही है, ये आंसर है, ठीक है ना। यहां तक समझ में आया नहीं आया, एक बार देखो गौर से, जो पूछना है पूछिए, फिर एक बार गौर से देख लो सारे अच्छे से, और कुछ पूछना है तो पूछ लो एक बार। ठीक है, याद हो गया, याद बोलता हूँ मतलब समझ में आ गया ये, ठीक है ना। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, ध्यान से देख लो एक बार, कोई डाउट है तो पूछ लेना। खैर अब लेक्चर क्लोज करें, अब लास्ट यही था बस, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, जेई का ही क्वेश्चन है, 2014 का, ये मेंशन नहीं है लेकिन 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है बेटा।
चलो, कितना देर लेक्चर लग गई? ज्यादा? कोई बात नहीं, है ना। देखो होता क्या है ना, कुछ बच्चे सोचते हैं ना कि अपन ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हैं ना, तो इंजॉय के लिए देख रहे हैं। वो सोचता है कुछ ना वहां पे मूवी चलेगी अपन सुनेंगे, लेकिन जैसे ही कुछ टफ टॉपिक आता है ना, बच्चा छोड़ के भागने लगता है। तो बेटा अपन तो कोई यहाँ पर इंटरटेनमेंट के लिए तो पढ़ा नहीं रहे, है ना, आपको एक कंसेप्ट क्लियर करवाने के लिए सोच रहे हैं। तो ये सोच के पढ़ना शुरू करो ऑनलाइन में कि यार आज कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक आएगी, अपन उसको अच्छे से समझ के जाएंगे। क्योंकि ऑनलाइन मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि अपन इंटरटेन कर रहे हैं आपको। अपन भी बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, जोक कर सकते हैं, हंसी मजाक कर सकते हैं, उससे क्या मिलना, आपको क्या मिलेगा बताओ, या मेरे को क्या मिलेगा? मेरे को तभी कोई वैल्यू मिलनी ना जब आपका रिजल्ट होना है, राइट। तो आप इस एटीट्यूड के साथ मत पढ़ो ऑनलाइन के अंदर कि हमारे को कुछ इंटरटेन किया जाएगा। ना ना ना, इंटरटेन अपन नहीं कर रहे, ना करेंगे। आपको बस हम लोग एक टॉपिक को क्लियर करने के मकसद से पढ़ा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना है। आप जब भी ऑनलाइन में आ रहे हो तो ये माइंड सेट करके आओ कि मेरे को वहां पे कुछ नया सीखना है, नोट्स बनाना है, चीजें को समझनी है बारीक तरीके से, डाउट है तो पूछना है, और अच्छे से चीजों को रिवीजन करके अगले क्लास में पहुंचना है। अगर कुछ छूट गया है, कुछ बैकलॉग आ गई है, तो ऑनलाइन के अंदर यूट्यूब के ऊपर या आपके ऐप के ऊपर वो चीज वीडियो अवेलेबल रहेगी, वो आप दोबारा देख सकते हो। ठीक है ना। तो इसका विशेष ध्यान रखो, इंटरटेनमेंट मत करो यार। इंटरटेनमेंट का समय अभी तो है ही नहीं आपके पास। 2 महीने 4 महीने बाद किसी का बोर्ड एग्जाम आने वाला है, कुछ बच्चे टारगेट वाले होंगे जो 13th बैच है, उसके पास तो 1 मिनट टाइम ही नहीं। एंटरटेनमेंट क्या, उसका खाने का टाइम नहीं है उसके पास, रोटी कैसे खाने का टाइम नहीं है, सच्ची बता रहा हूँ। 12 घंटे पढ़ना शुरू कर दो, अगर 12 घंटे पढ़ रहे होगा ना तुम, इंक्लूडिंग स्टडी टाइम, ये मतलब जो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह ले रहे हो इंक्लूडिंग दिस, तो 12 + 8 24 घंटे, तो 12 + 8 20 घंटे तो निकल गए, बचे 4 घंटे। 4 घंटे डेली रूटीन करना ही है, तो तेरे पास टाइम कहाँ है यार, है ना। तो सीरियस होके पढ़ना शुरू कर दो, लास्ट के 2-3 महीने रह गए बस। ठीक है, चलो तो लेक्चर को क्लोज करते हैं अब। जिस बच्चे को कहीं भी आज के लेक्चर में डाउट हो, आप मैसेज कर देना, अभी कर देना, मैं अभी रिप्लाई कर दूंगा, राइट। ठीक है, उसके 1-to-1 भी कोई डाउट पूछना हो तो पूछ लेना। और जिस बच्चे ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज जाओ चैनल सब्सक्राइब करो, ताकि आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलता रहे। ठीक है, तो लेक्चर को क्लोज करें फिर। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।